हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर दूसरी तरफ खुशी और अक्षत अपनी कार में बैठे हुए थे। खुशी अक्षत की गोद में थी और अक्षत बड़े प्यार से खुशी के गालों और गले पर किस कर रहा था। तो फ्रेंड से ज़्यादा अक्ष सुन के ही लग रहा है। अक्षु यह वही थी ना आपकी 12th क्लास की नकचड़ी गर्लफ्रेंड? कहते हुए खुशी अपनी आंखें छोटी करते हुए अक्षत से सवाल पूछ रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पर गुस्सा और जलन साफ नजर आ रहा था, जिसे अक्षत भी समझ चुका था। और अब खुशी की बात सुनकर अक्षत अपने दोनों हाथों से उसकी कमर को प्यार से थामते हुए उसे अपने करीब करते हुए बोला, कम ऑन जान, वह पास्ट था और तुम मेरा प्रेजेंट हो और फ्यूचर भी। तुम क्या फालतू की बातें सोच रही हो? और उसकी बात सुनकर खुशी अचानक ही चिढ़ते हुए अक्षत से बोली, फालतू की बात? उसने आपको किस किया था अक्षु यहाँ पर? कहते हुए खुशी ने अक्षत के गाल के उस हिस्से पर इशारा किया और अब वह अक्षत से नाराज होते हुए बोली, आपने कहा था आप सिर्फ मेरे हैं, तो उसने आपको किस क्यों किया बताइए मुझे, और आपने भी उसे रोका नहीं। आप मेरा हक किसी और को कैसे दे सकते हैं अक्षु? कहते हुए खुशी अपने गाल फुलाकर सीने पर हाथ बांधे हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। और खुशी की बात को सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए उसके चेहरे को अपने हाथ से पकड़कर धीरे से अपनी ओर करते हुए बोला, बस इतनी सी बात? जान, हम दोनों कॉलेज फ्रेंड भी थे। उस टाइम पर हम लोग अपने दोस्तों से भी ऐसे ही मिलते थे और आज वह मुझे इस तरह मिली तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था, इसलिए यह सब हो गया। लेकिन तुम जानते हो कि इस किसका कोई मतलब नहीं था। मैं जानता हूँ तुम्हें यह चीज़ अच्छी नहीं लगी और मुझे भी नहीं लगी। तुम चिंता मत करो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। यह फर्स्ट और लास्ट टाइम था, ओके? अक्षत खुशी को मनाने की कोशिश कर रहा था और खुशी तुरंत ही अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए थोड़ा नाराज़गी जताते हुए बोली, अगली बार? अगली बार से क्या मतलब है आपका अक्षु? इसका मतलब आप अगली बार भी उस नक्चड़ी से मिलने जाओगे? खुशी जल्दी से अक्षत के कॉलर को पकड़कर उसे अपनी आंखें निकाल कर अक्षत को लगभग झकझोरते हुए बोली, कान खोल कर सुन लीजिए अक्षु, वह लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और अगर वह लड़की आज के बाद मुझे आपके आसपास दोबारा नजर आई तो उसके साथ साथ मैं आपके बाल भी नोच कर आपको गंजा कर दूंगी, समझे? खुशी अक्षत को साफ साफ धमकी दे रही थी और खुशी के इस रिएक्शन को देखकर अक्षत को पहले तो काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसने बड़े प्यार से खुशी के हाथ को अपने कॉलर से हटाते हुए उसे अपने गले में लपेटे हुए खुशी की आंखों में आंखें डालकर खुशी के गालों पर हल्का सा किस करते हुए बोला, जान, क्या तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हें पता है तुम इस तरह करते हुए कितनी क्यूट लग रही हो। आई लाइक इट। तुम्हारा पॉजेसिव सिर्फ नेचर मेरे लिए। और अक्षत किस तरह करने पर खुशी की आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। उसने अक्षत के गले में अपनी पकड़ थोड़ी सी मजबूत करते हुए उसे लगभग सहलाते हुए कहा, हाँ, मुझे जलन हो रही है अक्षु, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितने हैंडसम हैं और वह आपको जिन नज़रों से देख रही थी वह नज़रें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अक्षत खुशी की बातों को सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था और उसे एंजॉय कर रहा था कि आज उसकी जान उसके लिए जल रही है। यह जलन, यह तकलीफ़ अक्षत खुशी के अंदर हमेशा देखना चाहता था अपने लिए, जिस तरह अक्षत खुशी के दोस्तों से जलता था। अब खुशी ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अक्षत के गाल पर उस जगह पर किस करते हुए कहा, उसने आपको यहाँ किस किया और यह जगह मेरी है और यहाँ सिर्फ मेरे निशान होंगे। कहते हुए खुशी ने अगले ही पल अक्षत के गाल पर जोर से बाइट कर लिया और ऐसा होते ही अक्षत की आंखें अचानक ही बड़ी हो गई। उसने हल्के से दर्द से सिसकी लेते हुए खुशी की तरफ देखते हुए कहा, आह जान, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? और यह सुनकर खुशी ने धीरे से अक्षत के गाल के उस हिस्से पर किस करते हुए उसके कानों के पास अपनी मैग्नेटिक वॉइस में सांस छोड़ते हुए कहा, आप अच्छे से जानते हैं। खुशी ने धीरे से अपने एक हाथ से अक्षत के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए उसके चेस्ट पर अपनी उंगली मदहोश तरीके से चलाते हुए अपने नाम के टैटू पर किस करते हुए कहा, यहाँ सिर्फ मैं रह सकती हूँ और कोई नहीं। और खुशी के ऐसा करने से अक्षत की आंखें अपने आप ही बंद होने लगी। उसे यह चीज़ काफ़ी अच्छी लग रही थी। खुशी ने धीरे से अक्षत की आंखों पर किस करते हुए कहा, यह सिर्फ मुझे देखेंगी और कुछ नहीं। उसने अक्षत के माथे पर किस करते हुए कहा, यहाँ सिर्फ मेरा ख्याल होगा और किसी का नहीं। खुशी अक्षत की नाक पर किस करते हुए बोली, इनमें सिर्फ मेरी सांसों की खुशबू होगी और किसी की नहीं। खुशी धीरे धीरे करते हुए अक्षत के होठों की तरफ आने लगी और अक्षत उसकी इन हरकतों को देखकर
उसकी बातों को सुनकर काफ़ी एक्साइटेड हो रहा था। उसके कान ना जाने कब से यह सुनने के लिए तरस रहे थे, ऐसी पॉजिटिव सी बातें जो अक्षत को एक अलग ही सुकून और जुनून का एहसास दिलाए। खुशी धीरे धीरे अक्षत के होठों की तरफ जाकर उसके होठों से जस्ट 1 सेंटीमीटर की दूरी बनाए हुए बड़े ही मधोस आवाज़ में बोली, इन पर सिर्फ मेरा नाम होगा और किसी का नहीं। कहते हुए खुशी धीरे से अक्षत के होठों पर लाइट किस करती है। खुशी के हाथ अक्षत के गले में बड़ी मधोसी से चल रहे थे और इतना कहकर खुशी ने धीरे से अक्षत के चेहरे से अपना चेहरा दूर करते हुए अपने हाथों से उसके चेहरे को थामते हुए कहा, अक्षु, आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपको किसी के साथ नहीं बांट सकती। मुझे आपके आसपास 5 फुट की दूरी तक कोई भी लड़की नज़र नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे आप। और खुशी के इस बात को सुनकर अक्षत तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाते हुए उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, हाँ जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई और झेल भी नहीं सकता। कहते हुए अक्षत ने खुशी के होठों पर अपने होठों रख दिए और उसे किस करना शुरू कर दिया। खुशी अक्षत की बात सुनकर थोड़ी बहुत रिलैक्स हो चुकी थी और अब उसने भी अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेट कर किस करने में उसका साथ देना शुरू कर दिया। और कुछ देर बाद दोनों को एहसास हुआ कि गाड़ी अचानक रुक चुकी है और यह एहसास होते ही अक्षत ने तुरंत अपना मोबाइल निकाल कर एक टेक्स्ट मैसेज सेंड किया और अब वह खुशी को अपना ब्लेजर से कवर करते हुए अपनी गोद में उठाकर विला के अंदर एंटर कर चुका था। दरअसल इस वक्त अक्षत के इशारे पर सभी बॉडीगार्ड और नौकर वहां से 9-2-11 हो चुके थे। खुशी भी आज अक्षत के लिए काफ़ी बेताब थी। उसने भी शर्माते हुए उसके गले में अपनी बाहें लपेट रखी थी और वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले में किसी कैसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। इसके साथ ही वहाँ बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उस बंगले के एक कमरे में एक लड़की पागलों की तरह चिल्लाते हुए सभी सामान को इधर उधर फेंकते हुए तोड़ रही थी और उस कमरे के बाहर उसके कई सारे नौकर घबराते हुए अपने कांपते हुए हाथ पैर से माथे से पसीना पोंछते हुए खड़े थे। इस वक्त उन सभी के चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था। वह सभी सलाइवा गटक रहे थे। उन्हें देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह इस वक्त काफ़ी घबराए हुए थे। वह लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी और के नहीं हो सकते अक्ष, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। आज तक मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए खुद को इतना बदलने की कोशिश की है। तुम्हारे लिए मैं अपने दम पर एक करियर वूमन बनी, स्टाइलिश, फैशनेबल और कामयाब, सिर्फ तुम्हारे लिए। सालों पहले तुमने मुझे सिर्फ यह कहकर ब्रेकअप कर लिया था कि मेरे पास कुछ काम धंधा नहीं है और मैं तुम पर हद से ज़्यादा हक जता रही हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो, क्योंकि तुम्हें एक करियर वूमन चाहिए जो अपने दम पर खड़ी खड़ी। करोड़ों की प्रॉपर्टी थी मेरे पास, मुझे कभी ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने अपने ऐश और आराम की ज़िंदगी छोड़कर स्ट्रगल किया ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मैं हूं लावण्या मल्होत्रा। और इतना कुछ हासिल करने के बाद मैं वापस आई हूं तुम्हारी लाइफ में। क्या यह सुनने के लिए कि तुम किसी और के हो चुके हो? नहीं, कभी नहीं। मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगी। मैं उस हर शख्स को ख़त्म कर दूँगी जो तुम्हारे और मेरे बीच आएगा, जैसे मैं आज तक कॉलेज के दिनों में तुम्हारी बाकी गर्लफ्रेंड को ख़त्म किया था। किसी को भी तुम्हारा सपना तक नहीं देखने देती थी मैं। तो वह लड़की तो तुम्हें हासिल कर चुकी है, मैं यह कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? उसे हमारे बीच से हटना होगा अक्ष। माना कि मैं कुछ दिन तुम्हारी लाइफ में नहीं थी, इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी और के हो जाओगे। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। कहते हुए लावण्या और भी ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह चिल्ला रही थी। उसने पूरे कमरे का हुलिया बिगाड़ रखा था। इसके साथ ही उसके खुद के चेहरे का नक्शा बिगड़ा हुआ था। वह किसी पागल साइको की तरह लग रही थी। और तभी लावण्या अचानक ही जोर से चिल्लाती है, बाहर खड़े खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो क्या जानवरों? मैंने कहा मेरे सामने आओ, मुझे मेरे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और लावण्या की इस बात को सुनकर बाहर खड़े दोनों डर के मारे थर थर काँपने लगे। वह दोनों रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अंदर जाने से मना करने लगे। उनके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें उनके गले में अटक चुकी हों। वह अब मेरे तब मरे की कंडीशन में आ गए थे। और तब उनके चेहरे के रिएक्शन देखकर उन दोनों नौकरों के सामने खड़ा एक लगभग 50 साल का शौक से, जिसने इस वक्त ब्लैक 3 पीस सूट पहन रखा था, वाइट शर्ट के गले में ब्लैक कलर का टाई, हाथों में पहने हुए वाइट ग्लव्स, हल्के सफ़ेद बाल जिसे उसने जेल से सेट कर रखे थे, वह सर से लेकर पांव तक काफ़ी नीट और क्लीन लग रहा था। और उसके पहनावे को देखकर लग रहा था कि वह इस घर का कोई हेड बटलर है।
वह मायूसी से उन दोनों नौकरों को देखने लगा और तभी उसके पास किसी की कॉल आई। उसने कॉल रिसीव करते हुए सामने वाले शख्स को कुछ बताया। बेबी को फिर अटैक आया है, वह कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। और बटर की बात सुनकर सामने से दूसरे शख्स ने फ़ोन पर कहा, डोंट वरी, वह अपना डोज ले लेगी तो थोड़ी ही देर में शांत हो जाएगी। मैं आ रहा हूँ, तब तक उसे संभालने की कोशिश करो। कहते हुए उस शख्स ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अब बटलर मायूसी से उस कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगा। और तभी अचानक उस कमरे से तेज़ी से एक सेरेमिक वास उड़ता हुआ आकर सीधा बटलर के सर पर लगा। आ की आवाज़ के साथ बटलर की आंखें दर्द से बंद हो गई और उसके मुंह से चीख निकली। उसका हाथ अचानक ही अपने सर पर चला गया जहां से बेतहाशा खून बहने लगा था। और तभी लावण्या की चीखती हुई चिल्लाती हुई आवाज़ एक बार फिर बटलर के कानों में गई, बहरे हो गए हो क्या? 2 टके के नौकर सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? मेरे शिकार को मेरे पास भेजो वरना तुम सबकी खैर नहीं। और अब लावण्या की चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनकर बटलर किसी तरह अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अपने में बगल में खड़े 2 गार्ड को इशारा करता है। और अब बटलर के इशारे पर वह दोनों नौकर और भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अपने हाथ जोड़कर लावण्या से अपनी जान की भीख मांग रहे थे, लेकिन अब उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। वह गार्ड उन दोनों को खींचकर कमरे में ले जाने लगे और बटलर ने उन्हें समझाते हुए कहा, तुम लोगों को अंदर जाना होगा, तुम्हारे पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि अंदर से भले ही तुम जिंदा बचाओ, लेकिन अगर तुम अंदर नहीं गए तो उसके बाद तुम्हारी मौत पक्की है। और बटलर के यह शब्द खत्म होते ही अचानक वह दोनों नौकर उस कमरे में फर्श पर दर्द से तड़पते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे। उस कमरे से हंटर के चलने की आवाज़ आ रही थी और वह दोनों नौकर दर्द से मछली की तरह फर्श पर छटपटाते हुए लावण्या को रुक जाने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। पर लावण्या एक बेदर्द इंसान की तरह, एक शैतान की तरह उन दोनों नौकरों पर हंटर की बरसात कर चुकी थी। वह दोनों नौकर किसी तरह वहाँ से भागने की कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन लावण्या के गार्ड, जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर बॉडी वाले और काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, उन दोनों नौकरों को वहाँ से भागने का मौका भी नहीं दे रहे थे। लावण्या जानवरों की तरह उन्हें मार रही थी। बाहर खड़ा बटलर मायूसी से अपना सर झुकाकर उनकी दर्द भरी चीखों को सुन रहा था और लगभग 1 घंटे बाद वह दर्द भरी चीखें बिल्कुल खामोश हो गई। लेकिन लावण्या इतना पत्थर दिल थी कि वह उन दोनों के खामोश होने के बाद भी उन्हें लगातार मार रही थी। उसे फर्श पर उन दोनों नौकरों का खून पानी की तरह बहा दिया था। उनके शरीर पर इतने जख्म थे कि उन्हें गिने भी नहीं जा सकते थे। लेकिन लावण्या को तो जैसे यह दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह अपने गुस्से और पागलपन में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। उसके सामने खड़े मस्कुलर बॉडी वाले बॉडीगार्ड भी उसका यह डरावना रूप देखकर डर के मारे थर थर काँप रहे थे, लेकिन कोई भी वहाँ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और तभी अचानक उस कमरे में एक बहुत ही रुबाबदार आवाज़ गूंज उठी, बस करो प्रिंसेस, और कितना मारोगी उन्हें? उनकी सांस रुक चुकी है और मुर्दों को मारा नहीं बल्कि दफनाया जाता है। और इस आवाज़ को सुनते ही लावण्या के हाथ अचानक ही रुक गए। उसने अपनी नज़र उठाकर सामने दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ लगभग 50 साल का एक शख्स, ब्लैक 5 पीस सूट, हाथों में सिगार जो कि जल रही थी, काली डार्क आँखें, चेहरे पर हल्की सी मूछ और फ्रेंच दाढ़ी जो कि बहुत ही सलीके से सेट की हुई थी, हाथ में महंगी रोलेक्स की वॉच, पैरों में ब्लैक लेदर शूज़, कुछ बाल जो सफ़ेद हो चुके थे और जेल से सेट किए हुए थे, चेहरे पर डार्क ऑरा, एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ वह लावण्या की तरफ देख रहा था और लावण्या उसे अपनी ठंडी निगाहों से देखने लगी। लावण्या के हाथों से हंटर गिर गया और अब वह रोते हुए जल्दी से दौड़कर उस शख्स के गले लग गई। डैड, डैड, वो अक्ष। और अब लावण्या की बात को सुनकर वह शख्स लावण्या को बैक हक करते हुए उसके बालों में हाथ चलाने पर उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। उसके साथ ही उसने अपनी नज़र घुमाकर बटलर के चेहरे की तरफ इशारा किया। बटलर, जिसके माथे से अभी लगातार खून बह रहा था, वह जल्दी से आगे आया और अब उसने उन दोनों लोगों की सांस चेक की। वह दोनों मर चुके थे। यह देखकर बटलर ने सामने बॉडीगार्ड से अपना सर हिलाकर इशारा किया और बटलर के इशारे को पाते ही वह बॉडीगार्ड दोनों लोगों की लाश को घसीटते हुए वहाँ से ले गए। क्लीन अप दिस गार्बेज, द प्रिंसेसेस रूम शुड बी नाइस। कहते हुए उस शख्स की आवाज़ में एक कठोरता थी, एक कोल्डनेस थी। और तभी उस इंसान की बात सुनकर लावण्या तुरंत ही अपना चेहरा उसके सीने से निकालते हुए गुस्से से अपने डैड की तरफ देखते हुए बोली, जो डैड, इस कमरे को ऐसे ही रहने दो। यह नज़ारा मुझे सुकून देता है। मेरे अंदर जो नफ़रत की आग दहक रही है उसे कंट्रोल करने के लिए यह ज़रूरी है, वरना मैं क्या कर जाऊंगी मुझे खुद नहीं पता। उस लड़की ने, उस 2 टके की लड़की ने मुझे मेरा अक्ष छीनने की कोशिश की। मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। वह मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे किसी और का नहीं होने दे सकती। कहते हुए लावण्या किसी पागल साइको की तरह एक्ट कर रही थी और तभी वह शख्स उसे शांत करने के लिए उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला,
रिलैक्स प्रिंसेस, कोई नहीं छीनेगा तुम्हारे अक्स को तुमसे। बट माय बेबी, कमरा क्लीन होना ज़रूरी है, वरना आपको अनहाइजेनिक चीज़ें छू सकती हैं, आपकी बॉडी गंदी हो जाएगी, फिर आपका अक्स आपको प्यार कैसे करेगा बताओ। कमरे से स्मेल आ रही है प्रिंसेस। बट यू नीड टू स्मेल गुड so that you can concentrate to think about how you can get the girl out of your ex's life, right baby? यह सोचने में अपना कंसंट्रेट कर पाओ कि तुम उस लड़की को अपने एक्स की लाइफ से कैसे निकाल सकती हो। सो नाउ बी ए गुड गर्ल एंड कम विद मी। कहते हुए वह शख्स अपने चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान लेकर लावण्या को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसने लावण्या के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, प्रिंसेस, अब तक आप मेरे साथ चलो और रेस्ट करो। अपने डैड की बात मानो ना बच्चा, मानोगे ना? और मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर लावण्या एक ठंडी सांस लेते हुए किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए हाँ में सर हिलाकर उनके साथ चली गई। मिस्टर मल्होत्रा लावण्या को अपने सीने से लगाए हुए एक नज़र बटलर को देखकर वहाँ से चले गए। और अब उन दोनों के जाने के बाद बटलर एक नज़र पूरे कमरे को दौड़ाता है। उस बेचारे के माथे से अभी भी खून बह रहा था, लेकिन अब वह अपनी फिक्र ना करते हुए अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद लावण्या और मिस्टर मल्होत्रा एक कमरे में बैठे हुए थे। लावण्या एक सॉफ्ट से फ्लोर काउच पर बैठी हुई थी और मिस्टर मल्होत्रा उसके ठीक सामने एक बड़े से सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वह अपनी डार्क नज़रों से लावण्या की हरकत को देख रहे थे। लावण्या के हाथ में एक बहुत ही तेज़ धारदार चाकू था, जिससे वह अपने हाथ में रखे हुए एक सॉफ्ट टेडी बेयर पर लगातार वार के ऊपर वार कर रही थी। लावण्या की आंखों में गुस्सा और नफरत अभी भी नजर आ रही थी, जिसे देखकर मिस्टर मल्होत्रा फिलहाल कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर अपने चिन के नीचे उंगली रखते हुए लावण्या की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोले, बस करो प्रिंसेस, उस बेचारे टेडी बेयर को मारने से वह लड़की नहीं मर जाएगी। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुम्हें अपने ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। तुम अच्छे से जानती हो वह किसकी वाइफ है। मैंने उस लड़की के बारे में पता लगाया है और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनका जानना तुम्हारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। वह लड़की कोई है लड़की नहीं है, अक्षत जिंदल का जुनून है, उसका पागलपन है। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, उसकी ज़िंदगी है। उस लड़की के लिए उसने आज तक न जाने कितने ही लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और कितने ही लोगों की जान ले ली है, इसकी गिनती भी नहीं है। ना ही सिर्फ पॉलिटिशियन, बल्कि अपने बिजनेस पार्टनर्स और यहाँ तक कि उसने कई माफियाओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ तक कि उसका कंपटीटर द मोस्ट एलिजिबल बैचलर एशिया टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में एक खन्ना, विवान खन्ना को भी उसने ख़त्म कर दिया। उसका बिजनेस, उसका करियर, उसकी पूरी फैमिली तबाह कर दी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ को भी नहीं छोड़ा, और यह सब हुआ सिर्फ उस लड़की की वजह से। मुझे लगता है प्रिंसेस, तुम्हारा रास्ता इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें अगर वह चाहिए तो तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा और प्लानिंग के साथ काम करना होगा। जहाँ तक मैं आज तक अक्षत जिंदल के बारे में जान चुका हूँ, वह किसी के आगे नहीं झुकता, लेकिन न जाने उस लड़की में ऐसा क्या है, उसके आगे वह किसी को नहीं देखता। प्रिंसेस, उस लड़की से टक्कर लेने से पहले तुम्हें उसके सबसे बड़े प्रोटेक्शन अक्षत जिंदल को अपने अंडर लेना होगा, क्योंकि तुम्हें सबसे ज़्यादा खतरा भी उसी से है। वह एक मजबूत शील्ड की तरह उसे प्रोटेक्ट करता है। और मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर लावण्या, जो लगातार टेडी बियर पर चाकू से हमला कर रही थी, अपने डैड की बात सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। उसकी आंखों में एक सनक और पागलपन नजर आ रहा था। और तभी उसने अचानक ही उस टेडी बियर का सर झटके से उड़ा दिया, और ऐसा होते ही मिस्टर मल्होत्रा का ध्यान टेडी बियर की तरफ गया। अब लावण्या उस टेडी बियर के सर को पकड़कर उसे खंजर से उसकी आंखें निकालते हुए अपने डैड की तरफ देखते हुए एक एक शब्द चबा चबा कर बोली, बस हो गया आपका। चाहे कितनी बड़ी भी प्रोटेक्शन शील्ड क्यों ना हो डैड, उस शील्ड को मैं ब्रेक करूंगी। मैं लावण्या मल्होत्रा। भले ही आज तक अक्षत ने उस लड़की के लिए कई लोगों को मारा होगा, उन्हें बर्बाद किया होगा, पर आज तक उसकी मुलाकात लावण्या मल्होत्रा से नहीं हुई होगी। अगर वह लड़की अक्षत का जुनून और पागलपन है, उसकी दीवानगी है, तो अक्ष भी मेरी सनक और ऑब्सेशन है। मेरा अक्ष उस लड़की से प्यार नहीं कर सकता। ज़रूर वह लड़की उसकी चाहत है, और चाहत के हासिल हो जाने के बाद वह यूजलेस हो जाती है, लेकिन अक्ष मेरी ज़िद है, जिसे मैं हासिल करके रहूँगी। आप बस देखते जाइए डैड, उस लड़की की ज़िंदगी में इतनी हल बना दूंगी कि वह ना जी पाएगी ना मर पाएगी। जिन आंखों से उसने मेरे अक्ष को देखा है, जिन हाथों से उसने उसे छुआ है, मैं वह सब खत्म कर दूंगी। आप बस देखते जाओ डैड, देखते जाओ आप। कहते हुए लावण्या ने
अगले ही पल उस टेडी बियर की आंखें भी उड़ा दी और अब उसकी आंखों में जो नफरत, गुस्सा, आग और पागलपन नजर आ रहा था, उसे देखकर मिस्टर मल्होत्रा लावण्या को सिर्फ देखते ही रह गए। और इधर दूसरी तरफ खुशी और अक्षत एक दूसरे से अपना प्यार जताते हुए एक दूसरे की बाहों में समाये हुए गहरी नींद में सो रहे थे। दोनों के चेहरे पर सुकून और एक दूसरे से प्यार जताने की थकान के साथ एक मीठी सी मुस्कान थी। उनका चेहरा बहुत ही शांत नजर आ रहा था। हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली सुबह अक्षत 6 बजे ही रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया था, क्योंकि उसे एक फॉरेन क्लाइंट के साथ ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी और इसके साथ ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग थी। अक्षत के काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस पार्टनर जो उसके साथ कोलैबोरेशन करते हुए बिजनेस कर रहे थे, वह इस मीटिंग में आने वाले थे। अगर यह कहा जाए कि यह मीटिंग अक्षत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी तो शायद गलत नहीं होगा। इसीलिए वह जल्दी से रेडी होकर एक नज़र बिस्तर पर सो रही खुशी को देखता है। खुशी जो इस वक्त रात की थकान के कारण अब तक गहरी नींद में सोई हुई थी। अक्षत ने उसे जगाना या डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। उसने एक पेपर पर नोट लिखकर बेड के बगल वाले टेबल पर रख दिया और अब वह खुशी के माथे पर किस करके उसके ब्लैंकेट को अच्छे से उसकी बॉडी पर एडजस्ट करते हुए एसी के टेम्परेचर को एडजस्ट करता है और इतना करके वह मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। अब अक्षत हमेशा की तरह अपना 5 ब्लैक सूट पहने, आंखों पर ब्लैक शर्ट चढ़ाई, एटीट्यूड के साथ अपनी गाड़ी से निकला और अपने ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। वह हमेशा की तरह अपने प्राइवेट लिफ्ट के जरिए ऑफिस के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जहाँ उसका कैबिन था वहाँ गया। कैबिन में दाखिल होने से पहले ही उसकी नज़र राजीव पर गई, जो कैबिन के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर अक्षत के आने का इंतजार कर रहा था। अब अक्षत को देखकर वह अक्षत के पीछे पीछे उसके कैबिन में दाखिल हुआ और अपने हाथों में ली हुई एक फाइल अक्षत को देते हुए कहा, सर, यह उस प्रोजेक्ट की फाइल है जिसके बारे में आज डिस्कशन होने वाला है। इसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में जो भी डिस्कशन होने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें है। सर, एक बड़ी खबर है। जैसा कि आपको पता है, एशिया के टॉप 10 बिजनेस में से एक द मल्होत्रा ग्रुप का कंपनी का सीईओ मिस्टर दुष्यंत मल्होत्रा अपना पूरा बिजनेस कनाडा से सबमिट कर इंडिया आ चुके हैं और अब उन्होंने इंडिया में ही अपनी कंपनी एस्टेब्लिश की है और इसके साथ ही उनकी बेटी लावण्या मल्होत्रा भी उनकी बिजनेस पार्टनर है। जैसा कि आपको पता है, मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर काफ़ी हाई लेवल पर जा रहे हैं और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट उनकी बेटी लावण्या को जाता है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस में स्टडी किया है। और खबर मिली है, पिछली बार जो करोड़ों का टेंडर खुला है वह टेंडर मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी को जा चुका है। तो अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यह चाहते हैं कि हमारा जिंदल एम्पायर भी मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके बिजनेस करे, क्योंकि इससे हमारी कंपनी को बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। और इसीलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में आज मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी आने वाले हैं। राजीव की बात सुनकर अक्षत कुछ नहीं कहता। वह बस उस फाइल को उठाता है और अपने चेहरे पर कोल्ड ओरा लिए उस फाइल को एक नज़र देखकर वह उसे फाइल को राजीव की तरफ टेबल पर फेंक देता है और अब वह एटीट्यूड के साथ अपनी जगह से खड़े होकर सीधा मीटिंग रूम की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में अक्षत एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, जहां एक बड़े से ओवल टेबल के सामने लगभग 20-25 बिजनेस सूट पहने लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। उनका लुक, पर्सनैलिटी और ओरा काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। उस जगह पर काफ़ी शांति का माहौल था। सभी के टेबल के सामने एक एक पानी की बोतल, लैपटॉप्स रखी हुई थी। इसके साथ ही उस मीटिंग रूम में दीवार पर एक बहुत ही बड़ी सी टीवी स्क्रीन लगी हुई थी। अक्षत के कमरे के अंदर दाखिल होते ही सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नज़र अक्षत पर गई और उसे देखते ही सब अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। अक्षत बिना किसी रिएक्शन के चेहरे पर एटीट्यूड और ठंड ओरा लिए एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ सीधा जाकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वह सामने की हेड चेयर के सामने खड़ा था और अब उसने अपनी ठंडी नज़र आसपास खड़े सभी लोगों के चेहरे पर डाली और अब वह अपनी जगह पर बैठा। अक्षत के बैठते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। गुड मॉर्निंग मिस्टर जिंदल, अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम मीटिंग को शुरू कर सकते हैं? कहते हुए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात शुरू करता है और उस इंसान की बात सुनकर अक्षत ने धीरे से हाँ में सिर हिलाया। अब राजीव, जो कि अक्षत के बगल में खड़ा था,
उसके इशारे पर उस कमरे की लाइट चली गई और अब एक टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो गई। मीटिंग काफ़ी अच्छे से और काफ़ी देर तक चली। थोड़ी ही देर में मीटिंग के बीचों बीच राजीव ने धीरे से अक्षत के कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर अक्षत के चेहरे की ठंड एक्सप्रेशन और भी ज़्यादा डार्क होने लगी। लेकिन फिर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया और राजीव के चेहरे की तरफ देखते हुए आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। और तभी उस मीटिंग रूम का दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस दरवाजे के खुलते ही उस अंधेरे कमरे में, जहाँ सिर्फ लाइट के नाम पर 2 छोटी डिम लाइट जल रही थी और दीवार पर लगे हुए बड़े से टीवी स्क्रीन के जरिए उसमें हल्की रोशनी हुई थी, इस लाइट के सहारे सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। और तभी दरवाजे से एक लगभग 50 साल का शख्स, जिसने इस वक्त अपने बदन पर ब्लैक 5 पीस बिजनेस सूट पहन रखा था और गोरा रंग, चेहरे पर कुछ एक्ने के निशान, हल्की पतली मूछें, एक हाथ में सिगार और कलाई में पहनी हुई एक्सपेंसिव स्टाइलिश डायमंड घड़ी, चमचमाते ब्लैक लेदर शूज, आंखों पर ब्लैक साइड चश्मा, सर पर हल्के वाइट हेयर जो जेल से काफ़ी खूबसूरती से सेट किए हुए थे, लंबा चौड़ा कद लेकिन थोड़ा बड़ा पेट जो बाहर की तरफ निकला हुआ था। यह शख्स जैसे ही कमरे में आया, उसे देखकर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लेकर आए और अपनी जगह से खड़े होते हुए उस शख्स का वेलकम करते हुए बोले, वेलकम मिस्टर मल्होत्रा, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच जो आप इतने कम और शॉर्ट पीरियड में इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ आए। एशिया के टॉप 10 बिजनेस एम्पायर में से एक मल्होत्रा ग्रुप का एम्पायर के फाउंडर और सीईओ इस मीटिंग में आकर हमारी मीटिंग में 4 चांद लगा चुके हैं। वैसे आपके साथ आपकी बेटी और आपके बिजनेस पार्टनर लावण्य जी नहीं आई। और उस बिजनेस पार्टनर की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए एक नज़र अक्षत को देखकर बिजनेस पार्टनर को जवाब देते हुए, मुझे भी इस मीटिंग को अटेंड करके काफ़ी खुशी हो रही है भाई। आखिर एशिया के टॉप नंबर 1 बिजनेस एम्पायर के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा, यह मेरे लिए भी खुशी की बात है। और मेरी बिजनेस पार्टनर लावण्य मल्होत्रा, यानी मेरी सुपर स्मार्ट और इंटेलिजेंट ब्यूटीफुल बेटी बस आ ही रही होगी। वह क्या है ना, यहाँ बिजनेस वर्ल्ड के किंग बैठे हैं तो प्रिंसेस की एंट्री लास्ट में ही अच्छी लगती है। मैंने ठीक कहा ना मिस्टर जिंदल। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा अपनी सीट पर बैठ गए और अब हाथों में लिए हुए जलते हुए सिगार को कस लेने लगे। उनके चेहरे पर एक सातिर मुस्कान थी, लेकिन उसकी बातों को सुनकर अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन यूं ही एक्सप्रेशन लेस थे। वह अपना डार्क ओरा लिए चेहरे पर एटीट्यूड वाले मुस्कान में अपने कोल्ड वॉइस में मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखते हुए बोला, ओह यस एब्सोल्युटली मिस्टर मल्होत्रा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। प्रिंसेस की एंट्री लास्ट में ही अच्छी लगती है क्योंकि किंग की एंट्री उसकी क्वीन के साथ ही होती है। साइड करैक्टर जितना साइड रहे उतना अच्छा होता है। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी, उसकी आंखों में एक कोल्डनेस और सरकास्टिक लुक था। और अक्षत के चेहरे के इस रिएक्शन और उसकी बातों को सुनकर मिस्टर मल्होत्रा की सर्द आंखें और भी ज़्यादा सर्द हो गई। उसकी पकड़ अपने सिगार पर कस गई, लेकिन तभी उस कमरे में एक रुबाबदार आवाज़ गूंज गई, तुमने बिल्कुल सही कहा अक्स, साइड करैक्टर अगर साइड रहे तो ही अच्छा होगा। और यह शब्द सुनते ही सभी लोगों का ध्यान दरवाजे की तरफ एक बार फिर गया, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी अंदर दाखिल होती है, जिसे देखकर सभी की आंखें उसी पर ठहर गई। और तभी लावण्य अंदर आते हुए अपनी जगह पर खड़ी होकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन साइड करैक्टर कौन है यह बात तो वक्त ही बताएगा। वेल कैसे हो अक्स। कहते हुए लावण्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। लावण्य सर से लेकर पांव तक एक फैशनेबल बिजनेस वूमन लग रही थी। वह दिखने में पहले ही काफ़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। उसका फिगर बहुत ही खूबसूरत था, उसकी परफेक्ट बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। अब वह अक्षत को देखते हुए अपने चेहरे पर एटीट्यूड वाली मुस्कान लिए उसके सामने आकर खड़ी हुई और अब वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर अक्षत से हैंडशेक करने की ऑफर करते हुए बोली, हाउ आर यू अक्स, नाइस टू मीट यू, काफ़ी लंबे समय बाद तुमसे मुलाकात हुई। और लावण्य की बात सुनकर अक्षत अपनी कोल्ड नज़र से एक नज़र उसके हाथ की तरफ देखते हुए धीरे से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए एटीट्यूड वाली वॉइस में बोला, लगता है आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गई है मिस मल्होत्रा। आप शायद भूल गई हैं कल शाम की पार्टी में ही हमारी मुलाकात हुई थी। आई थिंक आपको बादाम खाने चाहिए, उससे याददाश्त तेज होती है। वेल आप बैठ सकते हैं, आपकी कुर्सी वहाँ है। कहते हुए अक्षत ने अपनी आंखों से लावण्य को उसकी कुर्सी की तरफ इशारा किया और लावण्य अक्षत की बातों को सुनकर चिढ़ गई।
क्योंकि उसके हाथ अभी तक अक्षत के सामने थे, लेकिन अक्षत के एटीट्यूड वाली बातों को सुनकर साफ बताया जा सकता था कि वह लावण्या से हैंडशेक करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था और यह चीज़ कहीं ना कहीं उसके लिए इंसल्टिंग थी। यह नज़ारा देखकर मिस्टर मल्होत्रा के हाथों की मुठ्ठियां भी कस रही थी, लेकिन अक्षत को तो किसी के रिएक्शन से कोई मतलब नहीं था। आसपास बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी अक्षत और लावण्या के चेहरे के रिएक्शन देखकर उनकी बातों को सुनकर आपस में खुसर खुसर करने लगे। लेकिन तभी लावण्या मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए अपने हाथों को पीछे खींचकर अक्षत से बोली, ओ कम ऑन अक्स, डोंट टेल मी कि तुम्हारा मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं। तुम कॉलेज के दिनों में भी ऐसे ही करते थे। कहते हुए लावण्या मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन लावण्या की बातों को सुनकर अक्षत अपनी कोल्ड नज़र से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, ओह ऐसा क्या? ए डोंट थिंक मिस मल्होत्रा कि मैं कॉलेज की लाइफ में ऐसा था, क्योंकि जहाँ तक मुझे अपनी कॉलेज लाइफ याद है उस टाइम भी मेरी यही पर्सनैलिटी थी जो आज है, क्योंकि मैंने वक्त के साथ खुद को नहीं बदला। मजाक तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। और हाँ मिस मल्होत्रा, अगर आप पुरानी बातों को आज की बातों से मिलाने की कोशिश कर रही हैं तो मैं आपको बता दूं कि उस टाइम हम लोग बच्चे थे और अब मैं बड़ा हो गया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बड़ी हो गई हैं, बचपने को भूल चुकी हैं। आप पहले की तरह जिद्दी और बदतमीज नहीं होंगी। अक्षत की इन बातों को सुनकर लावण्या अक्षत के चेहरे की तरफ देखने लगी और मिस्टर मल्होत्रा को अब बहुत गुस्सा आने लगा, क्योंकि अक्षत सीधे तौर पर लावण्या की बेइज्जती कर रहा था। और इसी बात को सुनकर आसपास बैठे सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ राजीव के चेहरे के रंग भी उड़ रहे थे, क्योंकि मिस्टर मल्होत्रा एक बहुत ही बड़े बिजनेस पार्टनर साबित हो सकते थे। अक्षत की इन बातों को सुनकर शायद वह उनसे नाराज भी हो जाए और जिस कारण आज मीटिंग बुलाई गई है वह मीटिंग खराब भी हो सकती है। पर अक्षत को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि अक्षत की बातों को सुनकर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाए, क्योंकि वह अक्षत की पावर से बहुत अच्छे से वाकिफ थे। अब सभी के माथे से पसीना बह रहा था। लावण्या को भी बहुत गुस्सा आने लगा था, उसके हाथों की मुठ्ठियां कसने लगी थी। मिस्टर मल्होत्रा अपने गुस्से में जैसे ही कुछ कहने वाले थे, तभी अचानक लावण्या अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मिस्टर मल्होत्रा को अपनी आंखों से इशारा करते हुए कुछ ना बोलने को कहती है और अब वह अपने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर अक्षत की तरफ देखते हुए बोली, मैं मानती हूँ अक्स कि अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमारे बड़े होने के बाद हमारी फ्रेंडशिप में भी कोई इंटरफेयर होगा। खैर वह तो हमारे कॉलेज के दिनों की बातें थी, पर आज हम लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करने आए हैं। बेहतर होगा हम उसी पर कंसंट्रेट करें। और लावण्या की बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए इस मीटिंग को अटेंड करने लगे। तभी राजीव अक्षत को कोई जवाब ना देते हुए देखकर इस मीटिंग से रिलेटेड बात करने लगा, जैसे कि इन दोनों कंपनी के कोलैबोरेशन में दोनों कंपनियों को कितना फ़ायदा होने वाला है, मार्केट में दोनों की कंपनियों का कितना एडवर्टाइजमेंट होगा, उन लोगों के बिजनेस में जो भी लॉस और फ़ायदे थे, इस बारे में राजीव बताने लगा। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसकी बातों को अच्छे से समझने लगे और सभी खुश थे, क्योंकि इस बिजनेस को करने के बाद दोनों ही कंपनियों को बहुत ही बड़े बड़े प्रॉफिट होने वाले थे, क्योंकि दोनों ही कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनियां थी। हालांकि अक्षत की कंपनी का कंपैरिजन कोई नहीं कर सकता था, लेकिन मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी को भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था, या फिर यूं कहा जाए कि विवान खन्ना के बाद मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी ही अक्षत के कंपैरिजन में उसके सामने आ सकती थी। इस मीटिंग और इस बिजनेस पार्टनरशिप के लिए ना कहने की वजह दोनों ही कंपनी के पास नहीं थी। सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर काफ़ी खुश थे इस कोलैबोरेशन को लेकर, लेकिन तभी अचानक ही अक्षत की कर्कश आवाज़ उस हॉल में गूंज गई, दिस कैन नॉट बी ए बिजनेस पार्टनरशिप, मुझे इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यह शब्द सुनते ही मिस्टर मल्होत्रा के साथ लावण्या की भी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि दोनों को ही अक्षत के इस फैसले की उम्मीद नहीं थी। और अक्षत की इस बात को सुनकर उसके आसपास बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैरान होते हुए आपस में खुसर फुसर करने लगे। सभी के बीच में बातें होने लगी। तभी एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बड़ी हिम्मत करके अक्षत की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर जिंदल, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यह बिजनेस डील हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यह हमारे लिए बहुत बड़े फ़ायदे का सौदा हो सकती है। इस तरह की बिजनेस डील जल्दी नहीं मिलती। मल्होत्रा ग्रुप का कंपनी रेपुटेशन और उनका वर्क विदेश तक फैला हुआ है। उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमारी कंपनी को और भी ज़्यादा फेमस हो सकती है। उसके बाद करोड़ों का प्रॉफिट तो है ही, हमारे शेयर की कीमत मार्केट में और भी ऊंची हो सकती है।
और इस बिजनेस पार्टनरशिप को मना करने के लिए हमारे पास कोई ठोस वजह है। अक्षत बड़े ध्यान से अपने बिजनेस पार्टनर की बात सुन रहा था और अब वह टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को लेकर अपनी चेयर पर रिलैक्स पोजीशन में बैठकर अपने एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर मोड़कर एटीट्यूड से पेपर वेट से खेलते हुए उस बिजनेस पार्टनर से बोला, सो मिस्टर वटएवर योर नेम इज। और यह सुनकर वह बिजनेस पार्टनर थोड़ा शर्मिंदगी जताते हुए अक्षत से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, जी मिस्टर कपूर, कपूर ग्रुप का इंडस्ट्री का CEO। सो मिस्टर कपूर, थैंक यू फॉर द सजेशन, बट लेट मी टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आप जिस कंपनी के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं यह कंपनी कोई मामूली कंपनी नहीं है, बल्कि जिंदल ग्रुप का एम्पायर है। इसका नाम ही अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी है। और जहाँ तक बात है मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी की, तो यह बात मुझसे ज़्यादा आप अच्छे से जानते हैं कि इस डील के बाद सबसे ज़्यादा फायदा किसे होने वाला है। एशिया में अब तक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो जिंदल ग्रुप ऑफ एम्पायर के सामने खड़ी हो सके। और लाइफ में हर डील सिर्फ मुनाफे के लिए हो यह जरूरी नहीं है, कुछ डील एटीट्यूड के लिए भी होनी चाहिए। एम आई राइट मिस्टर मल्होत्रा? कहते हुए अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड लाते हुए मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देख रहा था। उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। अक्षत की बात सुनकर आसपास बैठे सभी बिजनेस पार्टनर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन अब अक्षत से कोई कुछ भी नहीं कह पाया, क्योंकि अक्षत ने अभी अभी जिस इंसान की बेइज्जती की थी वह मिस्टर कपूर, अक्षत के कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर 8% के पार्टनर थे। हालांकि परसेंटेज के हिसाब से यह पार्टनरशिप बहुत छोटी थी, लेकिन इसके बावजूद अगर रुपयों में देखा जाए तो इसकी वैल्यू लगभग 76,000 करोड़ रुपए की थी। और इतना बड़ा शेयर होल्डर होने के बावजूद अक्षत को उसका नाम याद नहीं था। और इसका मतलब तो साफ है कि अक्षत के सामने इतने पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो बाकी के शेयर होल्डर जो जस्ट 1% या 2% के पार्टनरशिप लेकर बैठे हैं, उनकी तो कुछ भी कहने की औकात नहीं है। मिस्टर कपूर के चेहरे से पसीना छूटने लगा था, जिसे वह साइड में रखे हुए टिश्यू पेपर से पोंछने लगे। और तभी लावण्या के साथ साथ मिस्टर मल्होत्रा भी अपनी कोल्ड नज़रों से अक्षत की तरफ देख रहे थे। मिस्टर मल्होत्रा के हाथों की मुठ्ठियां कसती जा रही थी, लेकिन यह बात भी सच थी कि अक्षत के सामने मिस्टर मल्होत्रा की भी कुछ भी कहने की औकात नहीं थी, क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं, बात पैसा, पावर और एटीट्यूड की है। भले ही अक्षत ब्लैक डेविल है, यह बात कोई नहीं जानता था, पर वह जितना जमीन के ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे है, यह बात तो हर कोई जानता था। और उन्हीं लोगों में से एक मिस्टर मल्होत्रा भी थे। वह यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अक्षत की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें ही होने वाला था। और इसीलिए सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए मिस्टर मल्होत्रा अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए अक्षत की तरफ देखते हुए बोले, मिस्टर जिंदल, माना कि आप मेरे साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, पर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको हमारी कंपनी के साथ बिजनेस कोलैबोरेशन करने में क्या प्रॉब्लम है? I mean, कुछ तो वजह होगी इस पार्टनरशिप के लिए मना करने की, क्योंकि यह बात तो आप भी जानते हैं कि भले ही इस पार्टनरशिप के साथ सबसे ज़्यादा फ़ायदा मेरा और मेरी कंपनी का होने वाला है, पर आपकी कंपनी भी इससे कम प्रॉफिट नहीं कमाएगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप एक बहुत बड़े और समझदार बिजनेसमैन हैं, तो इसके बावजूद इतने बड़े अपॉर्चुनिटी और ऑफर को ठुकराने का कुछ तो कारण होगा। और मिस्टर मल्होत्रा के सवाल को सुनकर अक्षत, जो इस वक्त यूं ही एटीट्यूड से अपनी कुर्सी हिलाते हुए पेपर वेट से खेल रहा था और मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे की तरफ देख रहा था, अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे नहीं लगता कि अक्षत जिंदल को आपको जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। वजह है आपकी बेटी लावण्या मल्होत्रा का गुस्सा, एटीट्यूड। वह जिस भी तरीके से एम्प्लॉयज और बिजनेस पार्टनर के साथ पेश आती है, और उसके बाद आपका घमंड। भले ही आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन क्यों ना बन गए, पर आप लोगों का जो एटीट्यूड है वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आपकी बेटी लावण्या मल्होत्रा का मेरे आसपास रहना पसंद नहीं है। वह क्या है ना, मुझे अपनी जान के अलावा अपने आसपास किसी और बिजनेस वूमन की प्रेजेंस से इरिटेशन होती है। तो आई थिंक कि इतनी वजह काफ़ी है इस बिजनेस डील को मना करने की। तो आई थिंक मैंने अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया और अब मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है, तो इसके साथ ही मीटिंग ओवर करते हैं। कहते हुए अक्षत अपनी जगह से उठने लगा और अक्षत की बातों को सुनकर आसपास बैठे सभी लोगों के साथ साथ खास तौर से मिस्टर मल्होत्रा और लावण्या का मुंह खुला का खुला रह गया। लावण्या के ततान बदन में आग लग गई।
अक्षत वहां से जाने को हुआ, तभी लावण्या उसके पीछे पीछे कैबिन से बाहर आते हुए अक्षत को पीछे से आवाज देते हुए गुस्से से बोली, अक्स, यह क्या बदतमीजी है? तुम मेरे बारे में ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुमने इतने सारे लोगों के सामने मेरी इंसल्ट की, मेरे डैड की इंसल्ट की। क्या इन सब की वजह मैं जान सकती हूँ अक्स? मैं जब से आई हूँ देख रही हूँ तुम मुझे कुछ खास ढंग से नहीं देख रहे और ना ही ठीक से बात कर रहे हो। मैं यहाँ इतनी दूर कनाडा से तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ बिजनेस करने, कुछ करने आई हूँ, और तुम हो कि ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे हो। क्या तुम मुझे बताओगे मेरी गलती क्या है? कहते हुए लावण्या की आंखों में कुछ दर्द नजर आने लगा और वह धीरे से अक्षत की तरफ आ रही थी। तभी अक्षत उसकी बातों को सुनकर अपने चेहरे पर एटीट्यूड और मुस्कान लाते हुए पीछे पलटकर लावण्या की तरफ देखते हुए गुरूर भरी आवाज में बोला, क्या यह बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है लावण्या कि तुम्हारी गलती क्या है? डोंट टेल मी कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। उस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं थी और आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम मुझसे बात करना चाहती हो, मेरे साथ काम करना चाहती हो, इट्स योर प्रॉब्लम, यह मेरी टेंशन नहीं है। कहते हुए अक्षत वहाँ से जाने को हुआ, तभी लावण्या अक्षत को पीछे से आवाज़ देते हुए थोड़ी तेज आवाज़ में बोली, क्या तुम 10 साल पुरानी उन बातों को भूल नहीं सकते अक्स? हम लोग उस टाइम बच्चे थे। क्या तुम उन बातों को अब तक दिल पर लगा के बैठे हो? मैं सॉरी मांग रही हूँ, उस टाइम भी माफ़ी मांगी थी, पर तुम उन बातों को क्यों नहीं भूल पाए? देखो, मैं मानती हूँ कि उस वक्त मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारने आई हूँ। अक्स, देखो मुझे, मैं तुम्हारे लिए वापस लौट कर आई हूँ। इन 10 सालों में मैं तुम्हें एक पल के लिए नहीं भूली, तो तुम कैसे मुझे भूल गए? लावण्या अक्षत का हाथ पकड़ते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए उसके चेहरे की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोली, देखो अक्स, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो हम अभी भी अपनी नई शुरुआत कर सकते हैं। हम दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। वह लड़की, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करते, वह तुम्हारे लिए सिर्फ मेरा एक सब्स्टिट्यूट है मुझे बुलाने के लिए। जरा देखो खुद को, तुम इतने हैंडसम, डैशिंग और रिच हो, और वह लड़की तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी तरफ देखो, मैं वापस आई हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम उस लड़की को हमारे बीच से। कहते हुए लावण्या जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, तभी अक्षत के चेहरा हद से ज़्यादा डार्क होने लगा। उसके आसपास का टेम्परेचर बिल्कुल गिरने लगा था। अक्षत अपनी डार्क आंखों से अपने हाथ की तरफ देख रहा था जहाँ लावण्या ने उसे पकड़ रखा था, और खुशी के बारे में वह जैसे ही सुनता है, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए दांत पीसते हुए लावण्या को दूर धक्का दिया। लावण्या खुद को संभाल नहीं पाई, उसके कदम लड़खड़ा गई और वह अचानक ही फर्श पर धड़ाम से जा गिरी। यह सब इतना जल्दी हुआ कि वह शौक हो गई, लेकिन तभी जब उसने अक्षत के चेहरे की तरफ देखा तो एक पल के लिए उसकी सांस अटक गई। अब अक्षत गुस्से से उसको अपनी नीली नज़रों से घूर कर देखते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जान का जिक्र अपनी जुबान पर लेकर आने की? तुम 2 टके की लड़की मेरी जान का कंपैरिजन करोगी? उस लड़की का स्टेटस मेरी लाइफ में आने से पहले चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अब वह मेरी अक्षत जिंदल की वाइफ है। उसकी जान उसकी ज़िंदगी है, और अगर किसी ने मेरी जान की इंसल्ट करने की कोशिश की तो इसका मतलब है कि उसने मेरी इंसल्ट की है, और अक्षत जिंदल अपने इंसल्ट करने वाले को जिंदा नहीं छोड़ता। तुम कौन हो, क्या हो और किस लिए आई हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने जिस लड़की का जिक्र अपनी जुबान से किया है, उस लड़की का ख्याल भी मैं किसी और के ख्यालों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह मेरी तुम्हें फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी जान से दूर रहना। इसका जिक्र तो दूर की बात है, उसका ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए, और मैं तो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर निकल चुका हूँ। खबरदार, जब मेरे बारे में कुछ भी उल्टा सीधा अपने दिमाग में रखने की कोशिश की, मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। अक्षत जिंदल औरतों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन बात अगर मेरी जान पर आए, मुझे शैतान बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, मुझसे और मेरी जान से 20 फुट की दूरी बनाए रखना, वरना इसका खामियाजा आज तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा बाप भी भुगतेगा। कहते हुए अक्षत उसे अपनी जलती हुई निगाहों से घूर रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक नफरत नजर आ रही थी, जिसे देखकर लावण्या बिल्कुल हैरान रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, पर वह कुछ कह नहीं पा रही थी। वह तो बस अपनी आंखें फाड़े अक्षत को देख रही थी, और अब अक्षत अपनी बातें कहकर अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े मिस्टर मल्होत्रा को घूर रहा था, जो कि जस्ट कुछ सेकंड पहले ही आकर यह नज़ारा देख रहा था। उनकी आंखें तो बिल्कुल फैल चुकी थी, क्योंकि उनके सामने ही उनकी लाडली बेटी फर्श पर गिरी पड़ी थी। वह बेटी जिसे वह एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इस वक्त उनके चेहरे का ओरा बिल्कुल कोल्ड था,
लेकिन अक्षत को तो जैसे किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अक्षत उन्हें अपना एटीट्यूड लुक देते हुए अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल्स एडजस्ट करते हुए वहां से एटीट्यूड और स्टाइल के साथ निकल गया और मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप अक्षत को जाता हुआ देखते रह गए। उन्हें अक्षत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी उनकी नज़र अपनी बेटी पर गई और वह जल्दी से जाकर अपनी बेटी को संभाल कर खड़ा करने लगे। तभी लावण्या अपनी आंखों में बेचैनी लिए अक्षत को जाते हुए देख रही थी। वह अभी तक शौक में थी। अक्षत ने उसके साथ जो भी किया और कहा, क्योंकि यह बात सच थी कि लावण्या खुशी के कंपैरिजन में कई ज़्यादा खूबसूरत थी। शायद इसका कारण यह भी था कि लावण्या बहुत सारा मेकअप करती थी, पर खुशी हमेशा सादगी में रहती थी। छोटे कपड़े और स्टाइलिश एटीट्यूड लावण्या को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाता था। लेकिन इस बात को भी कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता था कि हम जिस इंसान से प्यार करते हैं, हमें वही शख्स दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स लगता है। खुशी एक साधारण शक्ल की सादगी वाली लड़की, जिसका दिल सोने सा खरा था, और सबसे बड़ी बात कि वह अपने अक्षु के दिल पर राज करती थी। लावण्या की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वह अपनी पथराई हुई नज़रों से अक्षत को देख रही थी। कुछ ही पल में अक्षत उसकी आंखों से ओझल हो गया। लेकिन मिस्टर मल्होत्रा गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से बोले, तुम्हें यह एटीट्यूड बहुत भारी पड़ेगा अक्षत जिंदल। मैं अब तक तुम्हें इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बेटी की जिद हो और एक सुपर रिच इंसान जो मेरे फायदे का सौदा साबित हो सकता है। लेकिन तुमने उस लड़की के लिए मेरी बेटी को हर्ट किया। यह बिल्कुल सही नहीं किया। बहुत जल्द तुम्हारी इस गलती की सज़ा तुम्हारी वह लाडली बीवी भुगतेगी। तुम बस देखते जाओ, तुम्हें मेरी बेटी का तो होना ही होगा। यह बातें मिस्टर मल्होत्रा ने दिल ही दिल अपने आप से कही थी। इस वक्त उनकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ नजर आ रही थी। और तभी मीटिंग रूम से बाहर निकलते हुए राजीव ने भी यह नज़ारा देख लिया था और अक्षत के गुस्से को देखकर वह मन ही मन अपने आप से बोला, यह दोनों मरने का प्लान कर रहे हैं। क्या ज़रूरत थी उस राक्षस के सामने उसकी कमीन के बारे में ऐसा बोलने की। यह बेवकूफ़ इतना नहीं जानते कि अगर यह डेविल जाग गया तो इन सबको सुला देगा। बेचारी कमीन पता नहीं कैसे इस राक्षस को संभालती होगी। कहते हुए राजीव परेशानी से एक ठंडी सांस लेता है और वहाँ से निकल जाता है। अब थोड़ी ही देर में लावण्या और मिस्टर मल्होत्रा गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल गए थे। गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा शांति पथरी हुई थी, लेकिन लावण्या के चेहरे पर गुस्सा और पागलपन साफ नजर आ रहा था। वह अपने हाथों को बड़े ही शैतानों की तरह मल रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने आसपास की चीज़ों को जला देगी। एक ज्वालामुखी जो खोल रहा है और कभी भी फटने वाला है। अपनी बेटी को इस तरह देखकर बगल में बैठे हुए मिस्टर मल्होत्रा चुपचाप साइड से उसे दूर से देख रहे थे, क्योंकि वह अपनी पागल बेटी के पागलपन को बहुत अच्छे से जानते थे। तभी मिस्टर मल्होत्रा ने अपने पॉकेट से एक मेडिसिन की शीशी निकालकर लावण्या के आगे कर दी और लावण्या उस दवाई की बोतल को अपनी आंखों से घूरने लगी। इधर दूसरी तरफ अक्षत अपने कैबिन के ही बाथरूम में अपने हाथों को रगड़ते हुए नहा रहा था। उसके हाथ इस वक्त पूरी तरह लाल हो गए थे। उन हाथों को देखकर साफ बताया जा सकता था कि अक्षत बहुत देर से और बड़ी ही बेदर्दी से उन्हें रगड़ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जिसे उसके हाथों में कुछ गंद लग गया था और वह उसे किसी भी कीमत पर साफ करना चाहता है। और यह नज़ारा देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह लावण्या के हाथों की छुअन को अपने हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था। अक्षत का गोरा रंग उस पर इतनी ज़्यादा रगड़ पड़ने से वह एरिया लगभग पूरी तरह से लाल हो चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे अभी उसमें से खून निकल जाएगा। और अगले ही पल अचानक अक्षत के हाथ उस एरिया से खून भी निकलने लगा और अब वह खून पानी के साथ बहते हुए फर्श पर गिर रहा था। लेकिन अक्षत के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अब जाकर सुकून मिला हो। वह पानी में बहते हुए अपने खून को देखकर अपनी नीली आंखों, जो कि इस वक्त लाल हो चुकी थी, चेहरे पर डार्क ओरा, फर्श पर बह रहे उस खून को घूरते हुए बोला, तुमने मुझे गंदा कर दिया। अब इस गंदगी को मेरी जान ही हटा सकती है। इतना कहते हुए अक्षत जल्दी से बाथरूम से अपने कमर में टॉवल लपेटते हुए बाहर निकला और अब वह उस प्राइवेट कैबिन के इस वार्डरोब सेक्शन से अपने कपड़े निकालकर उन कपड़ों को पहनकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर अपनी विला की तरफ निकल गया। लावण्या ने उसे छुआ। इस ख्याल को भुलाने के लिए वह अपनी आंखें बंद किए हुए कार की सीट पर हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर खुशी को याद करने लगा, जिसे याद करते हुए वह अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश कर रहा था। मेरे बदन से सिर्फ तुम्हारी खुशबू आनी चाहिए जान। इधर दूसरी तरफ लावण्या अपनी विला के एक काले डार्क रूम में बैठी थी। इस वक्त वह कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके आसपास बहुत सारी कैंडल जल रही थी
उसके ठीक बीचों बीच लावण्या अपनी आंखों में जुनून लिए एक बहुत ही बड़े कैनवास पर फ्लोर पर बैठे एक पेंटिंग बना रही थी। उसके आसपास बहुत सारा कांच बिखरा हुआ था, लेकिन हैरानी वाली बात यह थी कि वहाँ कोई कलर नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ वहाँ एक खंजर और कुछ शीशे के टुकड़े पड़े हुए थे, जिसमें से लाल रंग की कुछ स्याही जैसा रंग टपक रहा था। इसके साथ ही वहाँ कुछ वाइन की बोतल रखी हुई थी। उस काले अंधेरे कमरे में सिर्फ उन मोमबत्ती की रोशनी से ही थोड़ी लाइट हुई थी, और लावण्या किसी पागल की तरह अपने चेहरे पर पूरे बाल बिखरे हुए उस कैनवास पर अपने हाथों से पेंटिंग कर रही थी। उसने किसी ब्रश का इस्तेमाल भी नहीं किया था। फ्लोर पर काफ़ी सारा लाल रंग बिखरा हुआ था, और वह फ्लोर पर किसी बच्चे की तरह बैठकर बस उसे पेंटिंग को बना रही थी। इस पेंटिंग को बनाते हुए वह अपनी आंखों में दीवानगी लिए एक गाना गा रही थी। इसके साथ ही उसने अपने बगल में रखा हुआ खंजर निकाला और अपने हाथ पर एक गहरा कट मार उसके हाथों से खून टपकने लगा, और अब वह उसे खून को अपने हाथ से रगड़ते हुए कैनवास पर अक्षत की तस्वीर बनाने लगी। और ऐसा करते हुए वह किसी साइकोपैथ की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू, लेकिन बहुत सारा दर्द के साथ एक दीवानगी, जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। यहाँ हमें समझ में आता है कि लावण्या किसी कलर से नहीं, बल्कि अपने हाथों से खून के अक्षत की पेंटिंग बना रही थी। और अक्षत के लिए उसकी दीवानगी किस हद तक है, यह भी बस अक्षत की तस्वीर को एक हाथ से बनाते हुए दूसरे हाथ से उसे छूते हुए बार बार उसके होठों पर किस कर रही थी। इस वक्त उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रही थी, लेकिन चेहरे पर एक बहुत ही इविल स्माइल थी। और थोड़ी ही देर में उसने अक्षत की तस्वीर को कंप्लीट कर लिया। अब वह उसी तस्वीर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सीने से लगाते हुए उसे किस करते हुए गाने के आगे की लाइन करती है। इसके साथ ही वह उस तस्वीर को लेकर सामने एक टेबल पर रख देती है, और अब वह अपने घायल हाथों से एक गिटार लेकर उस तस्वीर को देखते हुए आगे की लाइन गाने लगी। इस वक्त उसके करैक्टर से अक्षत के लिए उसकी दीवानगी साफ नजर आ रही थी। वह गिटार को इतनी जोर जोर से बजा रही थी कि वह पूरा कमरा गूंज रहा था। काफ़ी तेजी से गिटार बजाने के कारण उसके हाथों से काफ़ी खून निकल रहा था, पर उसके चेहरे पर दर्द का नामो निशान नहीं था। और अगले ही पल वह गिटार का तार टूट गया। ऐसा होते ही उसने गिटार को झटके से खींचकर फर्श पर फेंक दे मारा, और अब वह गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम मेरे हो अक्स, सिर्फ मेरे, मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। लावण्या उस कमरे में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह दीवार पर चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है, जहां अक्षत की हर पोज में ढेर सारी तस्वीर लगी हुई थी। और उसका यह पागलपन कमरे के बाहर खड़े मिस्टर मल्होत्रा देख रहे थे। अपनी बेटी के पागलपन को देखकर उनके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क थे, और अब उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ सिगार का कस लेते हुए अपने आप से कहा, अक्षत जिंदल, मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी प्रिंसेस के लिए इतना मायने रखते हो। अगर मालूम होता तो 10 साल पहले मैं वह ना करता, लेकिन अब तुम मेरी बेटी की जिद हो और तुम्हें मेरी प्रिंसेस के लिए आना होगा। मुझे नहीं मालूम था 10 साल पहले मेरा वह गलत डिसीजन आज मेरी बेटी की यह हालत कर देगा। जिस बेटी को मैं एक खरोच भी लगा बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज वह तुम्हारे लिए पागल हो चुकी है। तुमने उसके दिल ही नहीं बल्कि दिमाग पर भी कब्जा कर रखा है। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा बेबसी से कमरे के दरवाजे की तरफ देख रहे थे, जहां से लावण्या के पागलों की तरह चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। और इधर दूसरी तरफ अक्षत विला के अंदर एंटर करता है, सीधा अपने कमरे में आया। अब वह अपने ब्लेजर सोफे पर फेंकते हुए अपनी नज़र घुमाकर खुशी को देखने लगा, पर उसे खुशी बेडरूम में नज़र नहीं आई। उसकी नज़र बाथरूम की तरफ गई, जहाँ से कोई हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। अक्षत समझ चुका था खुशी बाथरूम और बेडरूम में नहीं है। अब वह बेचैनी से खुशी के लिए चिल्लाने लगा, जान, जान, कहाँ हो तुम जान, मेरे सामने आओ। और अक्षत के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर खुशी, जो इस वक्त बालकनी में खड़े होकर फ़ोन पर निकिता से बात कर रही थी, अचानक ही घबराते हुए फ़ोन को डिस्कनेक्ट करके जल्दी से कमरे में आई और अक्षत की तरफ देखते हुए थोड़ा परेशानी से बोली, अक्षु, क्या बात है, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं, सब ठीक तो है। और अभी खुशी को अपने सामने देखकर अक्षत अगले ही पल खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे झटके से अपने करीब खींचता है। अक्षत के अचानक ऐसा करने से खुशी हैरानी और नासमझी में उसे देखने लगी। तभी अक्षत बड़े ही बेचैनी के साथ उसके चेहरे पर अपने होठों से छूते हुए अपने दूसरे हाथ से जल्दी से खुशी की साड़ी के पल्लू को फ्लोर पर गिरा देता है। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली सुबह 8:30 बजे खुशी और अक्षत डाइनिंग हॉल में साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इस वक्त खुशी अक्षत की गोद में उसके लैप पर बैठी हुई थी और अक्षत उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हुए खुद भी ब्रेकफास्ट कर रहा था। खुशी भी अपने हाथों से अक्षत को खिला रही थी। दोनों ही ज़्यादातर ऐसे ही ब्रेकफास्ट या खाना खाया करते थे। अक्षत खुशी के सामने रहते हुए एक पल भी उससे दूर रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पूरी कोशिश करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वह खुशी के करीब रहे, उसके साथ रहे। खुशी शुरू में अक्षत को इसके लिए मना करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि शायद अक्षत उसके करीब रहकर ठीक से खाना नहीं खा पाएगा या अपने काम पर कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। पर अक्षत के साथ इतने दिनों से रहते हुए शादी के बाद वह इतना तो समझ चुकी थी कि अक्षत पर उसके किसी भी बात का असर नहीं होने वाला। उसे खुशी की करीबियाँ चाहिए और किसी भी कीमत पर चाहिए। खुशी जानती थी अक्षत उसके लिए पूरी तरह से दीवाना है और कहीं ना कहीं उसकी दीवानगी ही खुशी को उससे और भी ज़्यादा प्यार करने के लिए मजबूर करती थी, क्योंकि अक्षत दुनिया का एक ऐसा शख्स था जिसकी दुनिया खुशी से शुरू होकर खुशी पर ही ख़त्म हो जाती थी। उसे किसी और से कभी मतलब नहीं था। अक्षत के लिए बाकी किसी भी रिश्ते की कोई वैल्यू नहीं थी। अगर अक्षत को कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर सकती थी तो वह थी उसकी जान और उसकी खुशियाँ, जिन्हें मैनेज करने के लिए अक्षत ने खुद को काफ़ी हद तक संभाल कर रखा था। अपने गुस्से से लेकर एटीट्यूड, वह हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करता था। खाना खाते हुए अक्षत खुशी के गले और गालों पर किस कर रहा था, जो देखकर खुशी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, बल्कि वह अक्षत के प्यार और केयर को एंजॉय कर रही थी। खुशी ने इस वक्त एक लाइट पर्पल कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिस पर कुछ एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क था, जिसके साथ उसने मैचिंग ब्लैक ब्लाउज पहन रखा था। यह डिज़ाइनर ब्लाउज, जिसका गला आगे से थोड़ा डीप था और पीछे से बैकलैश था, बिना स्लीव्स की यह ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसी साड़ी में खुशी का परफेक्ट जीरो फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। अक्षत ने हमेशा की तरह अपना 5 पीस ब्लैक सूट पहन रखा था। हालांकि खुशी के आने के बाद अक्षत की लाइफ में कलर भी आ चुके थे, इसलिए वह कभी कभी बाकी न्यूड कलर भी ट्राई करता था, लेकिन उसे ज़्यादातर ब्लैक ही पसंद था, जो कि उसके ब्लैक एटीट्यूड के साथ बहुत ही ज़्यादा मैच करता था। वह कलर भी सूट भी तभी पहनता था तब वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुशी के साथ बिताए, और यह सूट भी खुशी ही उसे गिफ्ट करती थी। और अगर यह कहा जाए कि उसकी लाइफ के रंग सिर्फ उसकी जान से ही और उसी के द्वारा गिफ्ट किए हुए थे, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। खाना खाते वक्त अक्षत के हाथ खुशी की कमर और उसके डीप ब्लाउज के गले के अंदर की तरफ जा रहे थे, जो महसूस कर खुशी को गुदगुदी हो रही थी, और वह अक्षत से मुंह बनाते हुए बोली, अक्षु मत कीजिए ना ऐसा, मत कीजिए ना परेशान मुझे। खुशी अक्षत के गले में अपनी बाहें लपेटे हुए प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मेरे ठरकी अक्षु, आप इतने शरारती क्यों हैं? जब देखो तब मुझे जैसे मासूम बच्ची को तंग करते रहते हैं। और खुशी की शिकायत को सुनकर अक्षत मुस्कुराते हुए उसके साड़ी के आंचल को उसके कंधे से नीचे सरका कर नीचे उतार देता है और अब उसके गले और क्लीवेज पर किस करते हुए बोला, क्या करूं जान, तुमने मुझे इतना दीवाना जो बना दिया है। तुम्हारे करीब आकर तुमसे दूर नहीं जा पाता, और तुमसे दूर रहकर भी सिर्फ तुम्हारे करीब आने की ख्वाहिश रखता हूँ। यू नो वाट जान, तुम्हारे शरीर की यह खुशबू ही अब मेरी सांसों के चलने की वजह है। कहते हुए अक्षत खुशी के गले के पास और क्लीवेज पर किस कर रहा था, और अक्षत की बातें उसकी मदहोशी को महसूस कर खुशी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह अक्षत के प्यार भरे टच को अपनी बॉडी पर फील करने लगी, और तभी खुशी को कुछ ख्याल आया। उसने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, अक्षु कल तो आपकी बिजनेस मीटिंग थी ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, कैसी रही आपकी मीटिंग? जहाँ तक मुझे पता है आपकी यह मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, कोई इंपॉर्टेंट डील होने वाली थी आपकी, क्या वह फाइनल हो गई? और खुशी के सवाल को सुनकर अक्षत, जो इस वक्त उसमें खोया हुआ था, धीरे से अपना चेहरा उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, ना जान, वह डील नहीं हुई, क्योंकि मुझे वह दिन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी। खुशी ने हैरान होते हुए कहा, इम्पोर्टेंट नहीं लगी मतलब? मैंने तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल में देखा था कि आपकी कंपनी विदेश कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाली है, कोई मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। मैंने तो आर्टिकल में उस कंपनी की काफ़ी तारीफ सुनी थी, तो आखिर आपको वह डील पसंद क्यों नहीं आई? फिर खुशी कुछ सोचते हुए बोली, एक मिनट अक्षु, कहीं यह मल्होत्रा ग्रुप का इंडस्ट्री लावण्या मल्होत्रा की कंपनी तो नहीं? और कहीं आप मेरी वजह से अपने बिजनेस को स्पॉइल तो नहीं कर रहे? अक्षु, क्या इसकी वजह मैं हूँ? कहते हुए खुशी मासूमियती से अक्षत की तरफ देखने लगी, और उसके सवालों को सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए ना में सर हिलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है जान,
फालतू की बातें मत सोचो। मुझे अपना बिजनेस और पर्सनल लाइफ कैसे चलानी है मैं अच्छे से जानता हूँ, और तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो। तुम बस अपने ध्यान मुझ पर रखो। कहते हुए अक्षत ने बड़े प्यार से खुशी के होठों पर अपने होठ रखे और उसे किस करना शुरू कर दिया। और अक्षत के जवाब को सुनकर खुशी ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वह बस अक्षत के सर के पीछे उसके बालों में हाथ चलाते हुए उसका साथ देने लगी। अक्षत उसे काफ़ी प्यार से काफ़ी देर तक किस कर रहा था। वह भी उसका पूरा साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अक्षत ने खुशी के होठों को ना चाहते हुए भी आज़ाद किया और अब वह खुशी से थोड़ा दूर होते हुए बोला, जान अब मुझे चलना होगा, ऑफिस के लिए देर हो रही है, लेकिन आगे का काम मैं लौट कर कंप्लीट करूँगा। कहते हुए उसने अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, जिसका मतलब खुशी बहुत अच्छे से समझ गई थी, और समझने के बाद उसके चेहरे पर एक शर्म की लाली छा गई थी। खुशी को ब्लश करते हुए देखकर अक्षत को बहुत अच्छा लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद खुशी अक्षत को बाहर तक छोड़ने आई। अक्षत जाने से पहले उसके माथे पर किस करके उसे बाय करके वहां से निकल गया। थोड़ी ही देर में अक्षत अपने कैबिन में अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कीबोर्ड पर तेजी से उंगलियां चला रहा था, और तभी उसके कैबिन के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिसे सुनकर अक्षत ने हमेशा की तरह अपने चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशंस रखते हुए ठंडी आवाज़ में सामने वाले शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी, कम इन। और इजाज़त मिलते ही राजीव कैबिन के अंदर दाखिल हुआ। अब वह अक्षत की तरफ झुककर उसे ग्रीट करते हुए बोला, सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, मिस्टर दुष्यंत मल्होत्रा आपसे मिलना चाहते हैं और वह बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और राजीव से यह इन्फॉर्मेशन मिलते ही अक्षत के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। अब वह राजीव दोबारा लैपटॉप की स्क्रीन पर ध्यान लगाए हुए तेजी से कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, उन्हें बाहर बिठाओ और कहो कि मैं अभी इम्पोर्टेंट काम में बिजी हूँ, फ्री होते ही उनसे मिलूंगा। और अक्षत की इन बातों को सुनकर राजीव अचानक ही हैरान रह गया, क्योंकि आज फिलहाल इंसान को बाहर इंतजार करने के लिए कह रहा था। वह इंसान एक ऐसी शख्सियत थी जिससे मिलने के लिए महीनों तक अपॉइंटमेंट लेकर वेट करते हैं। श्री मल्होत्रा ग्रुप का कंपनी के फाउंडर होने के साथ साथ बिलियंस ऑफ डॉलर के मालिक थे, और ऐसे इंसान का एक एक सेकंड काफ़ी कीमती होता है। अब राजीव ने एक बार फिर अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, सर उन्होंने कहा था कि वह आपसे जल्दी से जल्दी मिलना चाहते हैं बिजनेस डील के सिलसिले में, ऐसे में उन्हें इंतज़ार कराना क्या सही होगा? इन शब्दों को कहते हुए राजीव थोड़ा घबरा रहा था, क्योंकि उसे अक्षत का डर भी था। तभी अक्षत उसकी बातों को सुनकर अपने चेहरे की इविल स्माइल को अचानक ही शांत करते हुए अपनी डार्क नज़रों से उसे देखते हुए बोला, ज़्यादा सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, जितना कहा गया है उतना करो। अगर उसे मिलने के लिए एक महीना तक वेट करते हैं तो मुझसे मिलने के लिए लोग सालों तक इंतज़ार करते हैं। उन्हें बाहर बैठने को कहो, ज़रा उन्हें भी तो इंतज़ार का मज़ा लेने दो। एंड नाउ यू कैन गो आउट ऑफ द डोर। कहते हुए अक्षत के चेहरे के एक्सप्रेशन हमेशा की तरह कोल्ड थे। अब राजीव आगे कोई सवाल नहीं करता, चुपचाप वहाँ से निकल गया। राजीव के जाने के बाद अक्षत ने मन ही मन अपने आप से कहा, बहुत जल्द आओगे तुम मेरी मुट्ठी में, बस फ़िलहाल के लिए एंजॉय कर दो। कहते हुए वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। और उधर दूसरी तरफ मिस्टर मल्होत्रा ना जाने कब तक अक्षत का इंतज़ार कर रहे थे, और अक्षत का इंतज़ार करते हुए उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उनके हाथों की नसें उभरी हुई थी, मुट्ठियाँ कसी हुई थी, लेकिन फ़िलहाल वह मजबूर थे, क्योंकि इस वक्त उन्हें अक्षत से अपना काम निकलवाना था। लगभग 3 घंटे तक इंतज़ार करने के बाद जब अक्षत कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, मिस्टर मल्होत्रा राजीव को फ़ोन करते हुए बोले, हेलो मिस्टर राजीव दीक्षित, सर को और कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, उन्हें कह दें जल्द से जल्द मीटिंग हैंडल करें और मुझसे बात करें। जी मैं अभी कहता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। कहते हुए राजीव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और कॉल रखने के बाद मिस्टर मल्होत्रा गुस्से में अपने आप से बोले, मैं जानता हूँ अक्षत जिंदल, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम बस मुझे नीचा दिखाने के लिए यह सब कर रहे हो, पर डोंट वरी, बहुत जल्द तुम भी मेरी मुट्ठी में आ जाओगे, बस मुझे तब तक अपनी लावण्या को संभालना होगा। कहते हुए उनके चेहरे पर भी एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। और कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद राजीव ने अक्षत को दोबारा कॉल की। अक्षत के कॉल रिसीव करते ही राजीव ने उसे थोड़ा घबराते हुए कहा, सर वो मिस्टर मल्होत्रा। और राजीव की घबराई हुई आवाज़ सुनकर अक्षत अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, लगता है इतनी देर तक बाहर की हवा खाने के बाद उनके दिमाग ठिकाने आ गया होगा। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो। कहते हुए अक्षत की आवाज़ में एक गुरूर और कोल्डनेस छुपी हुई थी। कॉल रखने के बाद राजीव मन ही मन अपने आप से बोला, पता नहीं यह सर के दिमाग में हमेशा क्या चलता रहता है,
और इतना कहकर वह अपना सर झटक के मिस्टर मल्होत्रा के पास आता है और उन्हें बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अक्षत के कैबिन में लेकर गया। कैबिन का दरवाज़ा नॉक करने के बाद राजू बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ अक्षत के आगे पोलाइट वे में बोला, सर मिस्टर मल्होत्रा आ चुके हैं। और इतना कहने के बाद राजीव ने मिस्टर मल्होत्रा की तरफ इशारा किया, जो देखकर अक्षत हाँ में सर हिलाते हुए राजीव को आंखों से बाहर जाने का इशारा करता है। अक्षत के इशारे को पकड़ राजीव चुपचाप वहाँ से चला गया और अब अक्षत श्री मल्होत्रा को चेयर की तरफ ऑफर करते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गया था, इसलिए आपका यहाँ आना भूल ही गया था। आई होप कि आप मन पर नहीं लेंगे इतनी देर तक मेरा इंतज़ार करने के लिए। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी और अक्षत की बातों को सुनकर मिस्टर मल्होत्रा मन की मन चिढ़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं अक्षत उन्हें यह दिखाना चाहता था कि मिस्टर मल्होत्रा उसके सामने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखने कि उन्हें याद रखा जाए। और यह बात कहीं ना कहीं मिस्टर मल्होत्रा समझ चुके थे। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, मजबूरी में गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। यहाँ फिलहाल मिस्टर मल्होत्रा को अक्षत से बिजनेस डील करनी थी और ना चाहते हुए भी मिस्टर मल्होत्रा अपनी आंखें बंद कर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए चेहरे पर एक फीकी मुस्कान लाते हुए अक्षत से बोले, ओ नॉट एट ऑल मिस्टर अक्षत जिंदल, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि इंसान जब अपने काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाता है तो उसे आसपास का ख्याल ही नहीं रहता। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा अपनी कुर्सी पर बैठ गए और यह सुनने के बाद भी अक्षत के चेहरे पर तिरछी मुस्कान ही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि मिस्टर मल्होत्रा उसके इशारे को समझते हैं, लेकिन फिर भी अपनी इंसल्ट छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब अक्षत अपने हाथ में ली हुई फाइल टेबल पर रखते हुए अपना ध्यान उसे फाइल से हटाकर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ करते हुए बोला, तो कहिए मिस्टर मल्होत्रा, यहाँ कैसे आना हुआ। अब मिस्टर मल्होत्रा एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, मिस्टर अक्षत जिंदल, आप अच्छे से जानते हैं मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हमारी जो फ़िलहाल आपके कंसर्न के बिना रुकी हुई है, मैं चाहता हूँ कि वह डील आगे बढ़े। देखिए मिस्टर जिंदल, मैं चाहता हूँ इस डील में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे कंपनी को है, पर इस बात को आप भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा आपकी कंपनी को भी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस डील को मना करके आपको कोई भी फ़ायदा होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप एक बार फिर इस डील के बारे में सोचिए। आखिर अभी यहाँ बिजनेस करने ही बैठे हैं, आप भी चाहेंगे आपका प्रॉफिट हो। और मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर अक्षत उनके चेहरे की तरफ देखते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर मल्होत्रा, मैं जानता हूँ मैं इसमें हमारी कंपनी का फ़ायदा है, पर फिर भी यह डील आप लोगों के साथ नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, आप जा सकते हैं। कहते हुए अक्षत उन्हें बाहर का रास्ता दिखाता रहा। तभी मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उनके हाथों से बिलियंस ऑफ डॉलर की बिजनेस डील जा रही थी, जैसा कि वह नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक बार और कोशिश करते हुए अक्षत से कहा, ठीक है मिस्टर जिंदल, अगर आप यह डील नहीं करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन क्या मैं इसकी ठोस वजह जान सकता हूँ? क्या कारण है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर के प्रॉफिट को ना कह रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस? यू आर रिफ्यूजिंग बिजनेस डील्स एंड प्रॉफिट्स वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर अक्षत उनके चेहरे की तरफ देखते हुए एटीट्यूड से बोला, जी बिल्कुल, आप इसकी वजह जानने का हक रखते हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आई होप कि आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन सच तो यह है कि इसकी वजह है आपकी बेटी लावण्या मल्होत्रा, जो भले ही आज एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है, वह बड़ी हो गई है लेकिन मैच्योर नहीं हुई। वह आज भी पुरानी बातों को लेकर बैठी है जो अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आप तो जानते हैं मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ और मेरी वाइफ मुझे लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव है। वह नहीं चाहती कि मेरे आसपास कोई और लड़की भी नज़र आए, और जैसा कि मैं जानता हूँ अगर हम लोग यह डील करेंगे तो आपकी इस डील की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी बेटी के पास ही होगी। उनका हमारे ऑफिस में लगातार आना जाना रहेगा। इनफैक्ट उन्हें एक कैबिन भी दिया जाएगा ताकि हम लोग कंपनी के प्रोजेक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें। जहाँ तक मुझे पता है लावण्या का एटीट्यूड, उसका कंपनी के एम्प्लॉयज़ और वर्कर के साथ एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है मेरी, तो मेरी कंपनी के एम्प्लॉय मेरे लिए बहुत मैटर रखते हैं और मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा शख्स जाकर शामिल हो जाए जो उन्हें हर वक्त नीचा दिखाने की कोशिश करे। मैंने सुना है कि आपकी बेटी बहुत बदतमीज़ है, पता नहीं आपने उन्हें मैनर्स सिखाया है भी या नहीं। हालांकि एक बाप होने के नाते यह जिम्मेदारी आपकी थी, बट वट एवर इट इज़ योर पर्सनल मैटर। आई कांट से एनीथिंग ऑन दिस। तो बस मेरा इस डील के लिए नाम लेने का रीज़न यही है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। कहते हुए अक्षत उन्हें अपनी एटीट्यूड वाली आंखों से देख रहा था और अक्षत के मुंह से अपनी बेटी की बेइज्जती सुनकर मिस्टर मल्होत्रा को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वह अपनी प्रेसेंस के खिलाफ आज तक कुछ नहीं सुन सकते थे।
लावण्या जो भी गलती आज तक करती थी, मिस्टर मल्होत्रा उस गलती को नज़रअंदाज करते थे, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी की खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और आज अक्षत उनकी परवरिश के साथ साथ उनकी बेटी को उनके मुंह पर ही बदतमीज़ कह रहा था। यह बात सच है कि अगर आज अक्षत की जगह कोई और होता तो मिस्टर मल्होत्रा उसे अगले ही पल गोली मार देते, लेकिन फिलहाल उसके सामने इस वक्त अक्षत जिंदल खड़ा था, जिसकी पावर का अंदाज़ा शायद मिस्टर मल्होत्रा लगा भी नहीं सकते थे। और आप मिस्टर मल्होत्रा एक ठंडी सांस लेते हुए अक्षत से अपने चेहरे पर मीठी सी मुस्कान लाते हुए बोले, बस इतनी सी बात मिस्टर जिंदल, मुझे तो लगा कि आपकी ना के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होगा, लेकिन यह तो एक बचकानी सा रीज़न है। मैं जानता हूँ मेरी प्रिंसेस थोड़ी बदतमीज़ है, क्योंकि वह अपने काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती, और यही तो उसके सक्सेस का राज है। वह अपने काम को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड है। आप एक बिजनेसमैन होने के नाते यह बात तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और वह बचपन से ऐसी है, यह बात तो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। खैर, अगर इस डील के लिए ना कहने का कारण मेरी बेटी है तो डोंट वरी, इसके लिए हम दूसरा हल भी निकाल सकते हैं। आप तो जानते हैं लावण्या मेरी कंपनी की 49% के शेयर होल्डर हैं, तो मैं उसे इस बिज़नेस डील से अलग तो नहीं रख सकता, पर मैं आपको इस बात की तसल्ली दे सकता हूं कि वह आपके एम्प्लॉयज़ के साथ किसी भी तरह की कोई बदतमीज़ी नहीं करेगी। और जहां तक बात है आपकी वाइफ के पॉजिटिवनेस की, तो मेरे ख्याल से उन्हें समझना चाहिए आप एक बिजनेसमैन हैं। आपके आसपास कई सारी लड़कियां नज़र आ सकती हैं, ऐसे में उन्हें इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे मुझे यह समझ नहीं आ रहा, क्या उन्हें आपके कैरेक्टर और लॉयल्टी को लेकर कोई शक है? तो इसमें तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह आप लोगों का पर्सनल मैटर है। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर तंज भरी मुस्कान थी, लेकिन अक्षत उनकी बातों का मतलब बहुत अच्छे से समझ चुका था कि वह खुशी और उसके रिश्ते पर सवाल उठा रहा है। इसलिए अक्षत गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां कसते हुए चेहरे पर एटीट्यूड और आवाज़ में कोल्डनेस लाते हुए मिस्टर मल्होत्रा से बोला, आप गलत समझ रहे हैं मिस्टर मल्होत्रा। यह मेरी वाइफ की इनसिक्योरिटी नहीं है, बल्कि उसका प्यार है, और मैं उसके इस प्यार की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी लॉयल्टी पर उसे खुद से भी ज़्यादा भरोसा है। खैर, यह बातें आप लोग नहीं समझेंगे। जो लोग अपनी सुपर रिच वाइफ से उनकी दहेज में मिली हुई प्रॉपर्टी को छीन कर उसे अपनी प्रॉपर्टी बना लें और वाइफ को घर की नौकरानी बनाकर उसकी लाइफ को हेल बना दें, फिर हर रोज़ अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के साथ सोते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, मैंने अपनी वाइफ से एक चीज़ सीखी है कि जिस्मों तक हर कोई उतर जाता है, जो रूह तक उतरे उसे मोहब्बत कहते हैं। कहते हुए अक्षत अपनी चेहरे पर रिलैक्स पोजीशन में बैठकर अपने एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बड़े ही एटीट्यूड के साथ मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देख रहा था, और मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे का रंग काला पड़ गया था, क्योंकि यह बात सच थी कि मिस्टर मल्होत्रा आज जिस प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं, वह प्रॉपर्टी उन्हें दहेज में मिली हुई है, और वह हर दिन एक नई लड़की को अपने बिस्तर पर लेकर आते थे। कहीं ना कहीं अक्षत उन्हें उनका अतीत याद दिला रहा था, या उनके काले कारनामे। अब मिस्टर मल्होत्रा एक ठंडी सांस लेते हुए अक्षत से बोले, आई नो मिस्टर जिंदल, हर किसी की लाइफ का एक इमोशनल और टचिंग पार्ट होता है जो वह इंसान दूसरों के सामने नहीं दिखा सकता। आई होप कि ऐसी ही कुछ आपके साथ भी होगा, पर मुझे नहीं लगता कि यह चीज़ें हमारे बिजनेस के बीच आनी चाहिए। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया था कि इस बिज़नेस डील में हम दोनों का फ़ायदा है, और मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और अगर आपकी प्रॉब्लम मेरी बेटी लावण्या है तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं उसे संभाल लूँगा। और मैं आपको इस बात के लिए कन्फर्म करता हूँ कि मेरी बेटी आपके रास्ते में नहीं आएगी। तो अब फैसला आपका है, आप क्या चाहते हैं? और मिस्टर मल्होत्रा की बातों को सुनकर उन्हें ठंडा करते हुए देखकर अक्षत अपने चेहरे पर एटीट्यूड स्माइल आते हुए बोला, तो ठीक है मिस्टर मल्होत्रा, अगर आपको मेरी टर्म और कंडीशन सही लगें तो मुझे डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आज ही अपने लॉयर से पेपर रेडी करवाने के लिए कहता हूँ, और इस डील के लिए कल का दिन अच्छा है। और अक्षत की हाँ सुनकर मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे पर एक रिलैक्स भरी मुस्कान आई। वह मुस्कुराते हुए अपनी जगह से खड़े होते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अक्षत से बोले, ओह दिस इज़ वेरी गुड मिस्टर जिंदल, मुझे आपके साथ काम करने में बहुत खुशी होगी। और मिस्टर मल्होत्रा के हाथ को हैंडशेक पोजीशन में देखकर अक्षत एक नज़र उनके हाथों को अपने एरोगेंट नज़र से देखते हुए अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लाते हुए बोला, डील अभी फाइनल नहीं हुई मिस्टर मल्होत्रा, यह हैंडशेक तब के लिए बचा कर रखी है जब हमारी टर्म और कंडीशन आपको एक्सेप्ट करके डील फाइनल करेंगे। और अक्षत की बातों को सुनकर मिस्टर मल्होत्रा अक्षत के चेहरे की तरफ देखते रह गए। उन्हें काफ़ी एम्बारसमेंट फील हो रही थी। फिर वह अपने हाथों को पीछे खींच चुके थे
और वह अपनी इंसल्ट को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोले, यू आर एब्सोल्युटली राइट मिस्टर जिंदल, तो फिर कल मिलते हैं। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा अक्षत से परमिशन लेते हुए और अक्षत भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। मिस्टर मल्होत्रा अपने उन हाथों को देखते हुए गुस्से से मुट्ठी कसते हुए वहाँ से चले गए और अक्षत उन्हें अपनी ठंडी निगाहों से जाता हुआ देखता रह गया। मिस्टर मल्होत्रा के जाने के बाद अक्षत अपने चेहरे पर पूरी तरह रिलैक्स होकर अपनी चेयर को लगभग हिलाते हुए अपने सर को हेड रेस्ट पर रखकर सीलिंग को देखते हुए अपने एक हाथ से पेन को लेकर उसे लगभग स्टाइल के साथ घुमाते हुए बोला, बाज को यह गलत फहमी है कि वह आसमान का राजा है, पर उसे यह नहीं पता कि ईगल आसमान में पहले से मौजूद है। मिस्टर मल्होत्रा, तुम इस डील को करके ईगल के मजबूत पंजों में खुद को जकड़ने की इजाज़त दे रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे मनाया है, पर सच तो यह है कि इफ़ यू आर evil, then I am devil, the black devil. I don't need wings to fly. My attitude is enough to defy gravity. हा कहते हुए अक्षत की आंखों में कुछ था जिसे समझा नहीं जा सकता था। अगली सुबह 6 बजे खुशी की आंखें अक्षत का मोबाइल रिंग होने से खुली। खुशी, जो कि इस वक्त गहरी नींद में सोई हुई थी, मोबाइल फ़ोन के रिंग से इरिटेट हो गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने टेबल पर देखा अक्षत का मोबाइल बज रहा था। अब वह नींद में ही बिस्तर पर सो रहे अक्षत को हाथ मारते हुए बोली, अक्षु, आपका फ़ोन बज रहा है, इसे रिसीव कीजिए, मुझे सोना है, यह मुझे इरिटेट कर रहा है। खुशी ने नींद में ही यह बातें कही थी, लेकिन अक्षत का कोई जवाब नहीं आया। फ़ोन अभी भी रिंग हो रहा था। अब खुशी इरिटेट होकर धीरे से अपनी आंखें खोलकर बगल में देखती है तो अक्षत नहीं था। वह मोबाइल अपने हाथ में लेकर उठकर बैठ गई और अब वह बाथरूम की तरफ अपनी नज़र दौड़ाती है। बाथरूम में भी अक्षत नहीं था। उसने बालकनी के विंडो की तरफ अपनी नज़र दौड़ाई तो बालकनी का विंडो भी बंद था, यानी उस तरफ कोई नहीं गया था। तभी खुशी का ध्यान टेबल क्लॉक पर गया, जिसमें इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे, और अब खुशी अपने सर पर टपली मारते हुए बोली, ओहो, इस वक्त तो अक्षु जिम में होते हैं, लगता है आज वह अपना फ़ोन ले जाना भूल गए। कहते हुए खुशी ने फ़ोन की तरफ देखा। फ़ोन अभी भी रिंग कर रहा था और अब वह इरिटेट होते हुए बोली, हाँ मेरी सौतन, मैं जा रही हूँ बॉयफ्रेंड के पास तुम्हें देने के लिए। जाओ और उसके साथ मज़े करना। मेरी लाइफ की 2 सौतन हैं, एक इनका मोबाइल और दूसरी उनकी लैपटॉप। जब देखो तब मेरे रोमांस के टाइम और मेरे सोने के टाइम ही मुझे डिस्टर्ब करते हैं। खुशी मुंह बनाते हुए बेड से नीचे उतरी और मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकली। तभी रास्ते में मोबाइल रिंग करना बंद हो गया, लेकिन खुशी जिम रूम में जाकर, जो कि अक्षत का पर्सनल जिम रूम था, उसमें दाखिल होते हुए अक्षत को आवाज़ लगाते हुए बोली, अक्षु, कहाँ हैं आप? देखिए, मेरी सौतन आपके कानों से चिपकने के लिए बेचैन है, चैन की नींद सोने भी नहीं देती मुझे। कहते हुए खुशी अक्षत के पास गई। अक्षत इस वक्त ट्रेडमिल पर वॉक कर रहा था। इस वक्त वह शर्टलेस, सिर्फ अपने हॉट शॉर्ट्स में काफ़ी हॉट लग रहा था। उसका पूरा बदन पसीने से भीगा हुआ था। काले बाल जो उसकी आंखों पर बिखरे हुए थे, वह मैसी लुक में भी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था। तभी खुशी की शिकायत सुनकर उसने वॉक करते हुए पूरा चेहरा घुमाकर खुशी की तरफ देखा। खुशी, जो अपने हॉट हस्बैंड को देखकर कुछ पल के लिए तो बस उसे देखती ही रह गई। वह यहाँ किस काम के लिए आई थी वह तो भूल ही गई थी। उसका मुंह खुला का खुला था। अक्षत भी उसकी नज़रों को अपने स्ट्रॉन्ग बॉडी पर महसूस कर सकता था, जो देखकर अक्षत के चेहरे पर भी शरारती मुस्कान आ गई। और तभी अक्षत यूं ही दौड़ते हुए खुशी से बोला, क्या बात है जान, आज तुम अपनी सौतन पर इतना चिढ़ क्यों रही हो? और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी अपने होश में आई। अब वह थोड़ा सा शर्माते हुए अपने नज़र इधर उधर करते हुए अक्षत से बोली, चिढ़ूं नहीं तो क्या करूं? मेरी लाइफ की 2 ही तो परेशानी है, एक आपका मोबाइल और दूसरा आपका लैपटॉप। एक तो रात भर आपका रोमांस हेलो और सुबह कानों के पास इसकी टिंग टिंग की आवाज़। चैन से सोई हुई थी, लेकिन यह महारानी आपसे मिलने के लिए बेताब थी, तो ले आई हूँ इसे आपसे मिलवाने के लिए। लीजिए, संभालिए इसे। कहते हुए खुशी ने मुंह बनाते हुए अक्षत को उसका मोबाइल दिया और खुशी की बात सुनकर अक्षत एक नज़र मोबाइल को देखकर ट्रेडमिल बंद कर देता है और अब वहाँ से उतरकर खुशी के पास आया। उसने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया और दूसरे हाथ से वह मोबाइल लेते हुए उसे साइड में रख दिया। अब वह खुशी के होठों से लेकर आंखों तक देखते हुए बड़े ही मैग्नेटिक वॉइस में बोला, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें गुस्सा अपनी सौतन से नहीं बल्कि अपने रोमांटिक पति से है। आओ जान, मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर देता हूँ। कहते हुए अक्षत ने खुशी को अपनी गोद में उठा लिया और अक्षत की इस हरकत पर खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने थोड़ा शर्माते हुए अक्षत से कहा, अक्षु, यह क्या कर रहे हैं? मुझे नीचे उतारिए।
अरे कम से कम फ़ोन तो रिसीव कर लीजिए, शायद कुछ ज़रूरी कॉल होगी। आपको तो बस जब देखो तब मुझसे चिपकना है। हटिए, मैं बहुत थकी हुई हूँ। कहते हुए खुशी अक्षत की गोद में हाथ पैर मारने लगी और उसकी इस हरकत को देखकर अक्षत उसे अपनी गोद में उठाए हुए ही एक ऊंची हाइट वाली टेबल पर बिठाते हुए बोला, जान, कोई भी फ़ोन कॉल तुमसे इम्पोर्टेंट नहीं है और तुम्हारी थकान तो मैं अभी दूर कर दूंगा। कहते हुए अक्षत ने खुशी को अपने और करीब किया और अब उसके गले और चेहरे के पास किस करने लगा। खुशी अक्षत के किस करने से बैठने लगी थी। उसे अक्षत के पसीने की स्मेल काफ़ी मदहोश लग रही थी, क्योंकि अक्षत की बॉडी फ्रेगरेंस बहुत ही अट्रैक्टिव थी। ऊपर से उसकी मस्कुलर बॉडी, चेस्ट पर बना हुआ ब्लैक डेविल टैटू और उसके ऊपर साइड में बना हुआ खुशी के नाम का फेस टैटू अक्षत को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता था, जिसे देखकर खुशी हमेशा उसकी तरफ खुद को खिंचाव महसूस करने लगती थी। खुशी ने इस वक्त नी लेंथ नाइट ड्रेस पहन रखी थी और उसके ऊपर से एक लॉन्ग श्रग पहना था जो कि पूरे फ्लोर को टच किया करता था। अक्षत ने धीरे से हाथ बढ़ाकर खुशी के श्रग को नीचे गिरा दिया और अब खुशी ने नी लेंथ नाइट ड्रेस में उसके सामने थी, जिसके ऊपर से कंधे के पास वह ड्रेस सिर्फ 2 पतली स्ट्रिप से टिकी हुई थी। उसका बैक काफ़ी डीप था और आगे का गले का डिजाइन वी शेप था, जिसमें से खुशी के क्लीवेज साफ और अट्रैक्टिव लग रहे थे। सेटिंग की बनी हुई यह नाइट उसे सेक्सी लुक दे रही थी। अक्षत खुशी की बॉडी को उस नाइट ड्रेस के ऊपर से ही सहलाते हुए उसके गले के ऊपर किस करते हुए बोला, आज जान, माय लव, आई लव यू। अक्षत की बातों में एक नशा था जिसे सुनकर खुशी भी बहकने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद किए हुए कोई अक्षत के बालों में हाथ चलाते हुए मदहोश आवाज़ में कहा, आई लव यू टू अक्षु। और इतना सुनते ही अक्षत ने मुस्कुराते हुए खुशी के होठों पर होठ रख कर उसे किस करने लगा, जिसे फील करके खुशी भी आंखें बंद करते हुए उसका साथ देने लगी। और तभी अचानक ही अक्षत का फ़ोन एक बार फिर रिंग करने लगा। फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनकर खुशी की जान में जान आई, यह सोचकर कि शायद अक्षत अब अपना कंसंट्रेशन फ़ोन पर लगाएगा। लेकिन खुशी इस बात को भूल चुकी थी कि अगर वह अपने अक्षु के सामने है तो उसके अक्षु को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं। खुशी ने कुछ पल महसूस किया कि अक्षत उससे अलग नहीं हो रहा, इसलिए उसने धीरे से उसके सीने पर हाथ रखकर खुद से दूर किया। अक्षत को भी यह महसूस होने लगा था, शायद खुशी को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इसलिए उसने धीरे से उसके होठों को छोड़ा। अक्षत से आज़ाद होते ही खुशी लंबी लंबी सांस लेते हुए अक्षत से बोली, अक्षु, आपका फ़ोन शायद इम्पोर्टेंट होगा। और यह सुनने के बाद अक्षत, जो कि इस वक्त पूरी तरह मदहोश हो चुका था, एक बार फिर खुशी के बदन को मदहोश हाथों से चलाते हुए उसकी आंखों और होठों को देखते हुए बोला, कहा ना जान, तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं, एंड नाउ आई नीड इट सो बैडली, फॉरगेट एवरीथिंग एंड फील मी इनसाइड यू। और यह दीवानगी तुम्हें अब जिंदगी भर झेलनी है मेरी जान। देखो मेरी तरफ, मेरी दीवानगी को अपने लिए, मेरी तड़प को। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, अक्षत जिंदल हो या ब्लैक डेविल, दोनों को सिर्फ तुम हैंडल कर सकती हो जान। और अक्षत की बातों को सुनकर खुशी उसकी दीवानगी को महसूस कर सकती थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अक्षत के चेहरे की तरफ देखने लगी। अक्षत की आंखों में उसे हमेशा अपने लिए प्यार और पागलपन नजर आया था, जो उसे आज भी नजर आ रहा था। जो देखने के बाद खुशी की आंखों में अक्षत के लिए प्यार आने लगा। उसने उसे गले लगा लिया। अब उसने धीरे से अक्षत के कानों के पास अपनी मदहोश आवाज़ में कहा, आई लव यू माई ऑब्सेस्ड माफिया। आपका यह प्यार मेरे लिए जीने की वजह है। कहते हुए उसने भी अब अक्षत के होठों पर किस करना शुरू कर दिया। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ देर बाद खुशी काफ़ी थकी हुई थी। अक्षत खुशी को अपने हाथों से फ्रेश करके उसे अपनी गोद में लिए हुए क्लोजेट रूम में एंटर करता है और अब वह अपनी पसंद से एक लॉन्ग मैक्सी ड्रेस निकाल कर खुशी को पहनाता है। खुशी, जो कि थकान के कारण मुंह फुलाए हुए अक्षत के सामने बैठी हुई थी, क्योंकि अक्षत ने उसे काफ़ी परेशान किया था। लेकिन खुशी के इस क्यूट फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर अक्षत को उस पर और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसने धीरे से झुककर खुशी के होठों पर लाइट किस करते हुए कहा, जान, अगर तुम इतना क्यूट चेहरा बनाकर बैठी रहोगी तो आई प्रॉमिस, ऑफिस जाए भाड़ में, मैं आज तुम्हें इस क्लोजेट रूम और बेडरूम से बाहर नहीं निकलने दूंगा। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, जिसे देखकर और उसकी बेशर्मी भरी बातों को सुनने के बाद खुशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने लगभग नाक फुलाते हुए अक्षत से कहा, अक्षु, आप ना कभी नहीं सुधरेंगे, हर वक्त मुझे तंग करते रहते हैं, बदमाश कहीं के। खुशी ने अपना
मुंह दूसरी तरफ करते हुए अपने हाथों को सीने पर बांध लिया और खुशी की इस हरकत को देखकर अक्षत, जो कि इस वक्त अपने कमर में सिर्फ एक टॉवल लपेटे खुशी के सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया और अब वह खुशी के चेहरे को अपने हाथों में थामकर बड़े ही प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी मोहब्बत में मैंने पहले ही खुद को बहुत सुधार लिया है जान, और रही बात तुम्हें तंग करने की, तो वह मैं तुम्हें हमेशा करूँगा, क्योंकि मेरे तंग करने के बाद तुम जब यह प्यारा सा मासूम सा चेहरा बनाती हो मुझे और भी ज़्यादा क्यूट लगती हो। कहते हुए अक्षत ने खुशी के गालों को पिंच करना शुरू कर दिया, जो देखकर खुशी का चेहरा ब्लश करने लगा। अब थोड़ी ही देर में वह दोनों रेडी होकर कमरे में आए। आज अक्षत का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी मिस्टर मल्होत्रा के साथ, इसलिए उसने आज ब्रेकफास्ट कमरे में ही मंगवा लिया और अब वह खुशी के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए बोला, जान आज मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इसलिए मैं निकल रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहने के बाद अक्षत खुशी के माथे पर किस करके खुशी को बाय कहकर वहाँ से तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर चला गया। अब थोड़ी ही देर बाद वह ऑफिस पहुँच चुका था। हमेशा की तरह वह अपने चेहरे पर कोल्ड एटीट्यूड और डेंजरस ऑरा लिए वह मीटिंग के लिए पर्सनल कॉन्फ्रेंस रूम में शामिल हुआ, जहां अक्षत के वकील मिस्टर मल्होत्रा, उसके वकील और लावण्या पहले ही अक्षत का इंतजार कर रहे थे। उसके साथ ही वहां राजीव भी था और अक्षत के आते ही सभी का ध्यान उसके कोल्ड ऑरे की तरफ गया। अक्षत को देखते हुए लावण्या की आंखों में एक चमक थी और चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान, लेकिन अक्षत ने उसे इस तरह इग्नोर किया जैसे कि वह वहाँ मौजूद ही नहीं है। अब हमेशा की तरह अक्षत अपने सिर चेयर पर आकर बैठा और अब वह अपने वकील की तरफ देखते हुए बोला, आपको जैसा कहा गया था पेपर्स बिल्कुल वैसे ही रेडी हुए हैं ना? यह सुनकर वकील अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोले, यस सर, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही रेडी हुए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए। कहते हुए वकील साहब ने पेपर अक्षत की तरफ बढ़ाए और अक्षत उन पेपर्स को पढ़ने के बाद अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए वह पेपर मिस्टर मल्होत्रा की तरफ करते हुए बोला, मिस्टर मल्होत्रा, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, हमारी कंपनी के बिजनेस डील कोलैबोरेशन से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं, जिसे अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तभी यह बिजनेस डील हो सकती है। हमारी तरफ से तो पेपर रेडी हो चुके हैं, यह लीजिए, एक बार अपनी तरफ से कंफर्म कर लीजिए। कहते हुए अक्षत ने वह फाइल मिस्टर मल्होत्रा की तरफ बढ़ा दी और अब मिस्टर मल्होत्रा वह फाइल देखते हुए अक्षत की शर्तों को समझने की कोशिश करने लगे। वह जैसे जैसे फाइल पढ़ रहे थे उनके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और पेपर पर लिखे हुए अक्षत के लास्ट शर्त को पढ़ने के बाद उसका चेहरा काला पड़ने लगा। मिस्टर मल्होत्रा ने अगले ही पल वहां पर फाइल बंद करते हुए टेबल पर पटक कर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोले, यह क्या बेहूदगी है मिस्टर जिंदल, आपने यह क्या फालतू की शर्तें लगवाई हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कैसे हो सकता है? और मिस्टर मल्होत्रा की गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर अक्षत अगले ही पल अपने डार्क ऑरा को और भी ज़्यादा कठोर करते हुए अगले ही पल चिल्लाते हुए बोला, शट अप, अपना यह एटीट्यूड किसी और को दिखाइएगा, मुझे नहीं मिस्टर मल्होत्रा। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस बिजनेस डील को करने के लिए मेरी अपनी शर्तें हैं और अगर आप इन शर्तों को एक्सेप्ट करते हैं तभी यह डील होगी, इसलिए मेरे सामने आवाज़ नीचे करके ही बात करना, क्योंकि अक्षत जिंदल को ऊंची आवाज़ सुनना पसंद नहीं है। बेहतर होगा चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाइए और शांति से अपनी बात रखिए, वरना दफ़ा हो जाइए यहाँ से। मैं मरा नहीं जा रहा आपके साथ बिजनेस डील करने के लिए, वैसे भी यह करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए नहीं। कहते हुए अक्षत के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर मिस्टर मल्होत्रा थोड़े ठंडे हुए। लावण्या अपने पापा को गुस्सा होते हुए देखकर उनके हाथों पर हाथ रखकर उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगी। अब मिस्टर मल्होत्रा ने एक नज़र लावण्या को देखा। लावण्या की आंखों में कुछ था जिसे देखकर मिस्टर मल्होत्रा ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद कर अपने हाथों की मुट्ठियां कस के रह गए। अब वह चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। अब अक्षत ने राजीव की तरफ अपनी ठंडी निगाहें दौड़ाई। अक्षत को अपनी तरफ देखता हुआ पाकर उसके इशारे को समझकर राजीव आगे आया और थोड़ा घबराते हुए फाइल उठाकर उसे खोल कर देखने लगा। अब राजीव उस फाइल में लिखे हुए सभी नियम और कानून को पढ़ते हुए बोला, जिंदल इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करने के लिए आपको यह 5 शर्तें मंजूर करनी होंगी। सबसे पहले यहाँ 2 पार्टी हैं, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए के कुछ टर्म और कंडीशन है जिसे पार्टी बी को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप लोग जिंदल इंडस्ट्रीज के किसी भी एम्प्लॉय के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। दूसरी शर्त, मिस लावण्या मल्होत्रा मिस्टर जिंदल से 20 फीट की दूरी मेंटेन करके रहेंगे और जब तक जरूरी ना हो वह उनसे बात नहीं करेंगी। नंबर 3, पार्टी ए जब चाहे इस प्रोजेक्ट से बाहर निकल सकता है
उन पर किसी भी तरह के बंदिश नहीं होंगे और ना ही किसी भी तरह की पेनल्टी होगी। नंबर 4, अगर पार्टी भी किसी भी तरह का नियम खंडन करती है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जा सकता है या फिर प्रोजेक्ट बंद भी किया जा सकता है। और फाइनली नंबर 5, यह प्रोजेक्ट 3 महीने का है, लेकिन 3 महीने पहले अगर यह प्रोजेक्ट किसी भी कारण से बंद होता है तो इसका खामियाजा पार्टी बी यानी मल्होत्रा कंपनी भुगतेगी। उन्हें पूरे नुकसान और प्रोजेक्ट के पूरे खर्चे के अलावा पेनल्टी रकम के तौर पर 500 करोड़ रुपए कंपनी को देने होंगे। और इन सभी शर्तों को सुनने के बाद लावण्या और मिस्टर मल्होत्रा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह लोग पूरी तरह से अक्षत के कब्जे में होंगे। अक्षत अपनी मर्जी से इस प्रोजेक्ट को और मल्होत्रा कंपनी को चला सकता था। और इन शर्तों को सुनने के बाद मिस्टर मल्होत्रा अक्षत की तरफ देखते हुए हैरान नज़रों से बोले, देखिए मिस्टर जिंदल, मुझे आपके ऊपर की 2 शर्तें तो मंजूर हैं, लेकिन बाकी 3 शर्तें एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हम लोग पूरी तरह आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। और आप अच्छे से जानते हैं किसी भी बिजनेस के लिए ऐसा करना खतरे से खाली नहीं है। मुझे लगता है आपको अपनी 3 नियमों में बदलाव करने होंगे, वरना हम लोगों का कोलैबोरेशन काफ़ी मुश्किल है। कहते हुए मिस्टर मल्होत्रा अक्षत को समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षत अपने चेहरे पर यूं ही ठंड और लिए टेबल पर रखे हुए पेपर वेट को अपने हाथों में उठाकर उसके साथ खेलते हुए चेयर पर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठकर अपने एक पैर के घुटने पर दूसरे पैर को रखते हुए मिस्टर मल्होत्रा से बोला, सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, लेकिन हमारी कंपनी की तो यही पॉलिसी है। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपको यह शर्त मंजूर होगी तभी यह प्रोजेक्ट होगा, तो बाकी आपकी मर्जी। वैसे भी मैं लाखों करोड़ों रुपए लगा रहा हूँ, इसके बदले में हमारी कंपनी इतनी शर्त तो रख ही सकती है। पेनल्टी तो बस सिक्योरिटी के लिए है। आफ्टर ऑल मेरा यह प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए का है, तो 500 करोड़ रुपए तो बहुत छोटी रकम है। तो सोच लीजिए आपको क्या करना है, और जब आप फैसला ले लें तो हमें भी बता देना। तब तक के लिए मीटिंग ओवर की जाती है। कहते हुए अक्षत ने एटीट्यूड के साथ मिस्टर मल्होत्रा और वहां बैठी हुई लावण्या को देखा, और अब वह अपनी जगह से खड़ा होकर वहां से जाने को हुआ, तभी लावण्या मिस्टर मल्होत्रा के हाथों पर हाथ रखकर अपने पलकें झपकाकर उन्हें हाँ करने के लिए बोलती हैं, जो देखकर मिस्टर मल्होत्रा अपनी आंखें बड़ी करते हुए लावण्या को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, लावण्या प्रिंसेस, तुम जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे हमारी कंपनी बर्बाद भी हो सकती है। बिजनेस का रूल है, अपनी लगाम कभी भी दूसरे के हाथों में नहीं देनी चाहिए। और मिस्टर मल्होत्रा की बात सुनकर लावण्या उन्हें समझाते हुए बोली, डैड आप समझने की कोशिश कीजिए, फिलहाल यह हमारे लिए ज़रूरी है। हम अपने मकसद के इतने करीब आकर फेल नहीं हो सकते। और छोटी सी शर्त है, उन्होंने सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ऐसी शर्तें रखी हैं। इस प्रोजेक्ट को बंद करने से उनका भी नुकसान है, इसलिए सिंपल सी बात है, वह प्रोजेक्ट को बंद करने की बात तो कभी नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से हमें हाँ कह देनी चाहिए। करोड़ों की डील होने के साथ साथ अक्षत के करीब रहने का यह मेरे पास लास्ट चांस है, जिसे मैं खोना नहीं चाहती। आपको मुझ पर भरोसा है ना डैड? बहुत जल्द हमारी कंपनी के साथ साथ जिंदल कंपनी भी हमारी होगी। जब मैं अपने अक्ष को पा लूँगी, उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूँगी, बहुत जल्द मैं इस कंपनी की मालकिन होंगी, और इसके लिए मेरा उसके करीब रहना ज़रूरी है। हाँ कह दीजिए डैड, क्योंकि जहाँ तक मैं अक्ष को जानती हूँ वह अपना फैसला नहीं बदलेगा। कहते हुए लावण्या ने मिस्टर मल्होत्रा को समझाने की कोशिश की, और अब अपनी बेटी की बात मानकर मिस्टर मल्होत्रा एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, ठीक है प्रिंसेस, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मुझे यह शर्त मंजूर है। और इतना सुनने के बाद लावण्या के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अब वह एक्साइटेड होते हुए जल्दी से अपनी जगह से उठी और तेज़ कदमों के साथ कैबिन से बाहर निकलकर अक्षत के पीछे पीछे गई। और अब वह अक्षत को आवाज़ देते हुए बोली, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है अक्ष। और इन शब्दों को सुनते ही अक्षत के चलते हुए कदम रुक गए और उसके चेहरे पर इविल स्माइल आ गई। राजू भी अक्षत के चेहरे को देखने लगा। ना जाने अक्षत के दिमाग में क्या चल रहा था, जिसे समझना राजीव के लिए भी नामुमकिन था।